करण एक बार कंफर्म करो तो रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं। मैसेज स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गया ना? ठीक। हाँ, तो स्क्रीन शेयर नहीं है लेकिन। ठीक है, करता हूँ। ओके सर, चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। सर जीएसटी क्लास है और जीएसटी में आज हम लोग ना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास कुछ क्लासेस में हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा माथा खराब किए। लास्ट में बस एक छोटा सा टॉपिक था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, वो मैं आप लोग को बोला था एक बार ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस कुछ टाइम लाइन्स है कि कब क्या करना है ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बताना सर। ठीक है कि सर मैंने पढ़ा और समझा नहीं। नोट्स दिया था मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अगर डाउट होगा तो जरूर पूछते, क्योंकि उसमें समझाने लायक ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम लाइंस दिया है कि इसके इस तक के अंदर आपको कर लेना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर नहीं करोगे तो रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर रिवोक लाइसेंस को। हाँ, मैंने रजिस्टर, कौन रजिस्टर करने लायक है कौन रजिस्टर करने लायक नहीं है, हु इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन करने का एलिजिबिलिटी आता है तो कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर उसको कैंसिलेशन और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ कंडीशंस है तो उस कंडीशंस में उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, आप लोगों का अगर डाउट है तो मैं एक बार पढ़ा ही देता हूँ सर। ठीक है, तो नहीं सबको तो पीडीएफ एक बार दे दीजिएगा हमको। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा और विंडो ग्रुप में। तो बेसिकली आज नील का कुछ नेटवर्क इशू है, नील बार बार ट्राई कर रहा है। अच्छा, तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें कि नहीं? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताए। आप लोग जो बोलोगे वही करूंगा। लेकिन अगर आप लोग घर पे पढ़ोगे नहीं ना तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। फिर एग्जाम में पूछेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप लोग बोले सर आपने पढ़ाया नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्रोसेस पूछेगा। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि सर आपने क्लास में नहीं बोला तो फिर हम लोग कभी उसको देखेंगे ही नहीं। तो इस तरह का एटीट्यूड ना एकदम बहुत खतरनाक एटीट्यूड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई क्लास में अगर आप लोग एक बार गो थ्रू करो, मैं जिसको भी डाउट रहेगा मैं जरूर बता दूंगा। एक बार मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। एक्चुअली लास्ट क्लास जो था, मैंने पिछले 2-3 क्लासेस जो था उसमें हम लोग बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट में बात की है कि किसको जीएसटी में रजिस्टर करना है नहीं है, इस तरह का बातचीत की है। और गुड फिर इवनिंग। हम गुड इवनिंग, नहीं गुड इवनिंग। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस वगैरह। फिर लास्ट में ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसका एक लंबा सिचुएशन यहाँ पर दिया है कि जीएसटी रजिस्टर करना है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको मिलेगा। ये रहा प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, देख रहे हैं सर। मैंने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। इसमें 3-4 पॉइंट आता है। इसमें बस 3-4 पॉइंट आते हैं। मैं आप लोगों को बस इतना बोल रहा हूँ कि मैं नोट शेयर करता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से बस आप लोग प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन को एक बार गो थ्रू करो। मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एवरी पर्सन लायबल टू, मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर एक्चुअली मुझे आज एक न्यू टॉपिक में एक्चुअली जाना है। मैं आज आप लोगों को ई वे बिल एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में मुझे बात करना है। ठीक है, एक स्पेशल टॉपिक रहेगा, ई वे बिल एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये क्या होता है और जीएसटी में इसका क्या यूज है, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन को कैसे प्रोसीडियर्स को कंप्लीट करना है एक बार जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ सर। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअली जब आप लोग आर्टिकलशिप वगैरह करोगे या फिर किसी फार्म में कुछ दिन ट्रेनिंग के काम करोगे ना,
उसके टाइम पे आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा नॉलेज लेके जाना सर, ठीक है? नहीं तो क्या है ना, इज्जत नहीं मिलेगा। तो अपना इज्जत अपने हाथ में, ठीक है? कि भाई कैसे पास करके आ गया, इतना भी नहीं आता, ऐसा कोई ना बोल दे, ठीक है? फिर बोलेगा कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ाया। जैसे यहाँ पर हम लोग लास्ट फ्यू टॉपिक्स में रजिस्ट्रेशन के बाकी टॉपिक में इतना जान गए थे सर कि हु आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन shall before applying for registration declare his permanent account number। तो ये जो जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज ऑल्सो पैन बेस्ड, है ना? मैंने जैसे इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी क्या है सर, पैन बेस्ड है। मैंने इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी पैन के थ्रू से होता है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी पैन के थ्रू से होता है। मैं देखा, ये है गवर्नमेंट का वेबसाइट gst.government.in, दिस इज ऑल्सो नोन एज जीएसटी पोर्टल, ठीक है? अब इस पोर्टल में जाके ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक गूगल किया तो करते ही मुझे यहाँ पर लगातार कुछ प्रोसेस भी दिखा रहे हैं। देखो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, चेक जीएसटी एआरएन स्टेटस, ठीक है? तो ये सब नंबर मिलता है, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा या पोर्टल में डायरेक्टली भी जा सकते हो आप, यहाँ पर जाते ही यहाँ पर एकदम बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है रजिस्टर करो, ठीक है? रजिस्टर करने के बाद एक्चुअली ये प्रैक्टिकल एक प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार गो थ्रू कर लो। बाकी जब ये प्रोसेस मैं आपको अभी बोला ना कि अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, पैन नंबर चाहिए, है ना? तो पैन तो मोटा मोटी सबके पास है। ये देखो पहले क्या देना होता है, सिलेक्ट अपना नाम, आप कौन हो, ठीक है? कौन कर सकता है, जो टैक्स पेयर्स है वो भी कर सकता है, जो टैक्स डिडक्टर है, मैंने टीडीएस काट के उनका बिजनेस चलता है, मैंने कुछ बिजनेस के लिए ना नॉर्म्स होते हैं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर कि किसके लिए टीडीएस इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के केस में भी टीडीएस का एक वाइटल पॉइंट है और इनकम टैक्स के केस में भी टीडीएस का एक पॉइंट है। टीडीएस इज व्हाट, टीडीएस का मतलब होता है कि पेमेंट करने से पहले टैक्स काट के पेमेंट करो, सिंपल। पेमेंट करने से पहले मैंने जिसका इनकम आप मैंने बेसिकली देखो किसी का इनकम है तो किसी के लिए वो खर्चा है। तो आप जब एज ए बिजनेस, ये सब किसके ऊपर लागू होता है, मेनली बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल्स। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर किसी को आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट के पेमेंट करो, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टर। टैक्स कलेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने शायद किसी ना किसी क्लास में बोला है कि नॉर्मली ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो टैक्स कलेक्टर होता है। टैक्स कलेक्टर माने एक होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एक होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। माने कुछ लोग डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, और कुछ लोगों के केस में वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो किस केस में टीसीएस होता है, किस केस में टीडीएस होता है, वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि रजिस्टर कौन कौन कर सकता है, टैक्स पेयर्स कर सकता है, डिडक्टर कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। सर कौन होते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स? सर जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक करके आप प्रैक्टिशनर्स का लाइसेंस ले सकते हो। सर कौन लेते हैं? सर नॉर्मली सीए, सीए में तो इस फील्ड में सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा लॉयर्स भी जो जीएसटी का काम करना चाहता है वो भी कर सकता है, एज वेल एज कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल्स जो बीकॉम या कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाई कंप्लीट किया है, बीकॉम एमकॉम वगैरह, उसको भी जीएसटी एग्जाम क्रैक करके जो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, ठीक है? प्रैक्टिशनर बनने के बाद क्या होगा, बेसिकली आप अपना क्लाइंट के बेसिस में सारा काम करो। तो क्लाइंट आपको क्या दे देगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा, उसका अकाउंट पूरा आपके हाथ में रहेगा और उनके बिहाफ में आप सारा काम करो। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं इनके पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज वो सारा दिन कहाँ से 4 पैसा एक्स्ट्रा कमा पाएगा उसके पीछे अपना माथा लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर्स ये आप लोगों के लिए एक बहुत वाइटल जगह होने वाला है कि हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुद का भी करके रखना है और एज वेल एज जब जब टैक्स पेयर्स का जो भी सिचुएशन होगा वो भी हम लोग करें, ठीक है? तो ये बेसिकली जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते हो वो भी तो एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस। बस इतना ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से चालू होता है, पैन से, ठीक है? उसके बाद ईमेल दो, ओटीपी आएगा, इंस्टीट्यूट भी तो करते हैं। तो ये, लेकिन ये जो होगा ये बस एक पहला पॉइंट है, इसके बाद आगे का पूरा बिजनेस डिटेल्स एंड एवरीथिंग देना पड़ेगा। फिर आपको स्टार्टिंग में एक टीआरएन नंबर दिया जाएगा, उसको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर बोलते हैं। ये देखो, ये जो भी यहाँ पर बोला है, ये देखो, PAN is validated online common portal database is also verified through separate OTP sent to the PAN link mobile number and email address, ठीक है? जो प्रोसेस है
उसी चीज को फिर एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर दिया जाता है, कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। समझ में आ रहा है ना सर? इसलिए मैं बोला कि इस पे एज सच कॉन्सेप्चुअल बात कुछ एज सच है नहीं, जस्ट एक सिस्टम है, इस सिस्टम को एक बार गो थ्रू करना है, इतना कर लो। अगर नहीं समझ में आएगा मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको समझा दूँ, ठीक है? बस इसको करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पार्ट 1 के एरिया में बेसिकली वो बोला है, और फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे फिर उसके लिए एक ऑफिसर्स होगा जो पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो वो भी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस भी आपको एक बार देखना कि कितना दिन के अंदर वो आपको बोलेगा, कितना दिन के अंदर वेरीफाई कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग मानेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे कुछ टाइम पीरियड देगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस को रीअप्लाई करना है। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इसी चीज को इस तरह से यहाँ पर बोला हुआ है। हाँ सर बोलो, बोलो क्या है, कौन सा? ये ए बी 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 बेसिकली ये मैंने इसको मैंने क्रोनोलॉजिकली लिखने का एक तरीका है। इफ एप्लीकेंट माने हर एक केस को, इफ एप्लीकेंट ऐसा करेगा तो क्या करना चाहिए, फिर बी पॉइंट में इसके बारे में बोला है कि जो प्रॉपर ऑफिसर्स है वो क्या करेगा, वो बी का केस है। फिर सी पॉइंट में, हाँ सर, हाँ हाँ, ये जस्ट समझाने के लिए है कि ए पॉइंट में क्या करना चाहिए, बी पॉइंट में क्या करना चाहिए, सी पॉइंट में क्या करना चाहिए, इस तरह से बोला है। आप लोग एक बार गो थ्रू करो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? एक्चुअली आज मैं मूड बनाया दूसरे टॉपिक पढ़ाने का, नहीं तो ये प्रोसेस भी पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है कि ये आप पढ़ोगे तो आपको सीरियसली समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये ए बी सी देखो दिया है, डीम्ड अप्रूवल कि ए में क्या है, इन केस पर्सन कवर्ड इन ए विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days, अगर वो बी में कवर होता है, माने किसको ए में कवर किया गया है, किसको बी में कवर किया गया है, किसको सी में कवर किया गया है, ये चीज बोला गया है। तो ए के केस में क्या होगा, बी के केस में क्या होगा, सी के कैटेगरी में क्या होगा, इस बात को बोला है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या करें, आगे बढ़े? ठीक है, तो प्लीज एक बार आप लोग, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिया था, बस इतना सा एक चीज है जो आप लोगों में बोला था, प्रोसेस को एक बार पढ़ना है। तो प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे बताओ, मैं पूछूंगा, लेकिन हाँ ये डेज पूछूंगा, अगर नहीं बोल पाओगे तो फिर अल्टीमेटली मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? अच्छा, आज का टॉपिक जो है सर, इसमें मैं एक्चुअली 2 टॉपिक एक साथ कवर करने का कोशिश करूंगा इस पूरा टॉपिक में। मैंने किसी किसी किताब में इसको दो दो अलग चैप्टर में दिया है, और किसी किसी जगह में एक साथ भी दिया जाता है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इनवॉइस का एक मैटर होता है जीएसटी में। इनवॉइस माने जब तक इनवॉइस जनरेट नहीं होता तब तक टैक्स पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी, टैक्स पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट नहीं होता। माने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सपोज एक बायर और एक सेलर, हम लोग जीएसटी के एंगल से सेलर को क्या समझते हैं सर, सप्लायर समझते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक का क्लास अगर कोई किसी को चाहिए, जैसे आई थिंक औरविंदो को चाहिए होगा, औरविंदो प्लीज एक बार एकदम जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन एरिया है ना वो प्लीज एक बार कवर करना, तो फिर जीएसटी रिलेटेड जो नॉर्मल जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं वो समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई भी चैप्टर पढ़ो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर। फिर धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग बस इतना बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसमें इनवॉइस इशू करने का कुछ रूल्स रेगुलेशन है। और इसमें एक और चीज होता है, इनवॉइस का ही एक फर्दर पार्ट होता है, मैंने फर्दर नहीं बोलेंगे, एक एडिशनल पार्ट होता है, ये जो तुम लोग बचपन में किताब में भी पढ़े हो, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, अकाउंट्स की किताब में पढ़े हो, ठीक है? नॉर्मली क्रेडिट नोट उस चीज को बोलते हैं जो नॉर्मली सेलर इशू करते हैं, और डेबिट नोट जो होता है वो मैंने बेसिकली बायर इशू करते हैं। सेलर इशू करते हैं बायर को, और उस केस में बायर इशू करते हैं सेलर को। मैंने कुछ ऐसा ऐसा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मानो आप किसी के साथ रेगुलर बेसिस में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, सपोज आपका, आप एज ए सेलर
किसी को कुछ प्रोडक्ट भेजे थे लेकिन आप उसे ओवर चार्ज कर चुके हो, या फिर ऐसा मानो कि मैंने तुमको कुछ प्रोडक्ट सेल किया, सपोज तुम उड़ीसा में रहते हो, तो मेरे पास कोलकाता में आके कुछ सामान खरीद के लेके जाते हो, और उस प्रोडक्ट में सपोज मैंने 5 बोरा बोल के तुमको दिया, लेकिन वहां पर जाके पता चला कि 5 बोरा नहीं है, मैंने 5 पैकेट्स या 5 जो बस्ता है वो तुमको नहीं मिला, वहां पर 4 है, ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे चार्ज 5 का ही किया। तो ऐसे हालत में ऐसे सेलर मैं क्या करूंगा, मैं तुमको एक क्रेडिट नोट इशू कर दूं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट परचेज में वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग एक रेगुलर बिजनेस करेंगे तो हम लोग इस तरह का एडजस्टमेंट करते हैं। बायर के केस में बायर ठीक उल्टा करेगा, अगर उसके पास कोई पैसा एक मैंने अंडर चार्ज हुआ है, अंडर मैंने पैसा चार्ज नहीं हुआ, तो वो सेलर को बोलेगा कि हम एक डेबिट नोट इशू करते हैं, ताकि नेक्स्ट परचेस में वो अमाउंट मैं आपको पे कर सकूं, ठीक है। मैंने जो सेलर के कॉन्सेप्ट में क्रेडिट नोट है, वो बायर के कॉन्सेप्ट में डेबिट नोट है। इतना समझ में आया ना सर? तो एग्जैक्टली यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग जीएसटी एंगल से बात करेंगे। जब प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तब क्या होता है, जब प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है तब क्या होता है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसका जीएसटी में इम्पैक्ट क्या होता है। और एक चीज इसमें अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, आजकल जब गाड़ी रास्ते में निकलते हैं ना, ये बहुत एक वाइटल पॉइंट है कि इसमें एक चीज आ जाता है, जीएसटी पोर्टल से भी आप वहां पर चाह सकते हो, मैं बार बार यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ सर, ई वे बिल का, ठीक है। अब ये ई वे बिल का भी एक प्रैक्टिकलिटी है, ये प्रैक्टिकलिटी कैसा है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर जीएसटी पोर्टल में ही एक एरिया है सर, पेमेंट्स, इसके बारे में जीएसटी पेमेंट भी आएगा, आप लोगों को बताऊंगा, रिफंड्स ई वे बिल सिस्टम, देख पा रहे हो सर? अब ये ई वे बिल सिस्टम में क्लिक करो, जैसे मैं क्लिक किया ना, मुझे ई वे बिल में लेके गया, राइट। ये एक अलग पोर्टल है, इसमें बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, मैंने कॉन्सेप्ट इज दैट कि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो जब गुड्स लेके रास्ते में निकलते हैं, इवन तो आप चाहो तो किताब छोड़ के यहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली किताब तो वहीं से लेता है, चाहे आपका सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका सीएमए इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका सीएस इंस्टीट्यूट हो, आप कोई लॉयर हो, जीएसटी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से आता है, यही सब गवर्नमेंट के ये जो मेन लॉ है वहीं से आता है। अब यही पोर्टल है, पोर्टल से ही तो सब कुछ होता है, तो आप चाहो किताब से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, डजंट मैटर। हाँ बट एक चीज है, कई बार एग्जाम जो है, ये सब पोर्टल में ऑलवेज अपडेटेड चीज आ जाता है, आपका किताब कई बार थोड़ा सा बैकडेटेड रह जाता है ना, क्योंकि नॉर्मली आप एक कोर्स में ज्वाइन करते हो, फिर 6 महीना 8 महीना 10 महीना बाद एग्जाम में बैठते हो, तो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा अपडेट नहीं कर सकते, जब तक एक पैटर्न मैंने एक सिचुएशंस नहीं बदलता, एक सेशन नहीं बदलता, वो अपडेट नहीं कर सकता सिलेबस में, जहां पर जरूरी ना हो। और यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट मानो बोला कि लास्ट नेक्स्ट मंथ से ही एप्लीकेबल होगा, तो पोर्टल तो उसको अपडेट कर देगा, तो ये थोड़ा इश्यू, बट यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ चेंजेस अभी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो कि क्या बोलते हैं, ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट में जाए तो ई वे बिल मैंडेटरी है, मैंने ड्राइवर के पास जो ट्रांसपोर्टर गाड़ी, जिस गाड़ी में सामान एक स्टेट से सपोज वेस्ट बंगाल से एक सामान उड़ीसा जाएगा, तो ई वे बिल होना चाहिए अगर प्रोडक्ट का वैल्यूएशन 50,000 से ज्यादा हो, इन मोटोराइज्ड कन्वीनियंस, मोटोराइज्ड माने जिसको मोटर मैंने बेसिकली मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर जो आता है, अब कोई साइकिल लेके जाएगा, ठीक है, बोलेगा भाई मेरा साइकिल 50,000 के ऊपर का सामान लेके जा रहा है, लेकिन साइकिल के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, क्या बोलते हो, बड़ा बड़ा सामान साइकिल से एक से दूसरे जगह में करो, सरकार का ई बिल का भी खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, चलो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल गया आप लोगों को कि क्या मोटा मोटी होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है नहीं होता है, यही सब चीजें आपको बेसिकली वैलिडेट करना पड़ता है, तो दैट इज अनदर सोर्स, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसका ई बिल को जब आगे जाके आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे, ये देखो क्लिक हियर टू गो टू ई बिल पोर्टल, ठीक है, अब इसमें क्लिक करो। मैं क्यों ये सब दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग कोई सिर्फ लॉ या थ्योरेटिकल चीज नहीं पढ़ रहे हैं, आगे जाके इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है, तो आप जितने अच्छे से जानोगे उतना अच्छे से, पोर्टल चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, 4-5 दिन 1 महीना 2 महीना पोर्टल में तुमको बना के बिठा देगा, रोज करते करते आदत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉब्लम किस चीज का है कि इतना रूल्स रेगुलेशन जानना,
आप समझ रहे हो? जैसे आप लोग तो फिर भी एक एक्सपर्टीज प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे। कितना सारा लोग हैं जो जस्ट बीकॉम कंप्लीट किया या हार्डली मास्टर्स कंप्लीट किया किसी चीज में, और फिर इवन कोई कोई तो कॉमर्स भी नहीं किया, ठीक है, जब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से सपोज आर्ट्स में कुछ पढ़ाई किया लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आजकल अकाउंट्स के जॉब अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, जीएसटी का कुछ कोर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, तो वो थोड़ा बहुत कोर्स करते हैं, फिर किसी ना किसी कंपनी में घुस जाता है, फिर थप्पड़ खा खा के, मार खा खा के, सुन सुन के, गाली सुन सुन के, ये रोज करते 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 इनको आदत हो जाता है। तुम जब जॉब में जाओगे ना, कोई फार्म में जाओगे, आप जाके देखोगे वहां पर ऐसा लोग काम कर रहे हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, हार्डली वो बोलेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलेगा बीकॉम, ठीक है, हो सकता है कि 12 पास है। मैंने देखा ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 साल 15 साल से काम करते 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 उनको प्रैक्टिस हो गया। देखो भाई, नॉलेज तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस हर चीज में आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर वो कर सकता है रेगुलर बैठे बैठे, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, करते करते आदत होगा, ठीक है। ये देखो, ये यूएबल मैंने बेसिकली रिलीज करने का एक सिस्टम है कि गाड़ी रास्ते पे निकलेगा, यूएबल जनरेट करो, फिर वो यूएबल गाड़ी वाले को दो, और फिर जाके रास्ते में अगर पुलिस पकड़े या फिर स्पेशली जब आप स्टेट क्रॉस करें उस टाइम पे आपके हाथ में यूएबल होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर सिस्टमेटिक सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, यूएबल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फॉर, एक सेकेंड, देखो, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर्स, यूएबल फॉर सिटीजन्स, हर तरह का सिचुएशन है। मैंने जो ट्रांसपोर्टर है वो भी जनरेट कर सकता है, नॉर्मल यूएबल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर दो, कैप्चा पुट करो, फिर आपके नाम पे अब सामान वगैरह, क्या सामान है, कितना वैल्यूएशन है, पुट करो, जनरेट होकर निकल के आ जाएगा। बात माथा में जा रहा है ना? लेकिन देखो, ये तो काम है, लेकिन इसके पीछे कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। काम तो ज्यादा नहीं है, काम करते करते रोज का मैटर हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई बहुत करना पड़ता है। हाँ हाँ, जीएसटी तो रजिस्ट्रेशन करके ही मिलता है। वो जो प्रोसेस है जीएसटी का, वो प्रोसेस पढ़ोगे, वो एक्चुअली जीएसटी पाने का प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया नहीं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने से ही आपको जीएसटी मिलता है। मैं नेक्स्ट दिन पूछूंगा सर, प्रोसेस पूरा थॉरो पूछूंगा, ठीक है, या फिर लिखने दूंगा मेरे सामने बिठा के, ठीक है। होमवर्क है, आप बोल सकते हो कि एक सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, ठीक है, तुरंत चेक करके तुरंत बात करूंगा, ठीक है, रेडी करके लाना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैंसिलेशन प्रोसेस, ठीक है, हर पूरा हर चीज, ये ऑफिसर्स का, प्रॉपर ऑफिसर का काम, ठीक है। प्लीज पढ़ के आना सर, नहीं तो बैम्बू खाओगे, मैं बोलते हैं। इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी, अच्छा पहले हम लोग थोड़ा इनवॉइसिंग और इसमें बात करते हैं, फिर धीरे धीरे यूएबल में जाते हैं। मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया कि हम लोग अगला 1-2 दिन यही चर्चा करेंगे। या ऑनलाइन में तुम लोगों को बात समझ में आ रहा है रे? हेलो सुजीत, सनोज, प्रिया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ओके कोई बात नहीं सर। और भी तो তুমি যা স্টার্ট করেছো, তোমাকে এখন আস্তে আস্তে অ্যাডাপ্ট হতে টাইম লাগবে, একটু সময় দাও। ওকে স্যার, ওকে। ঠিক আছে, সময় দাও, আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে। अच्छा, टैक्स इनवॉइस, इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है सर। ये जो टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस बेसिकली, इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस इन सिंपल अगर देखा जाए कि एक सप्लायर अपने रिसिपेंट को इशू करता है ना। सपोज ये सिंपल है ना, आप दुकान जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, जीएसटी वाला प्रोडक्ट ना, नॉर्मल वाला प्रोडक्ट में तो उसको इनवॉइस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। हाँ ऑब्वियसली, बिल ऑफ सप्लाई है। बिल ऑफ सप्लाई माने जैसे मानो कुछ लोग होते हैं जो बिना जीएसटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, हो सकता है कि वो बिना जीएसटी का प्रोडक्ट इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज वो जीएसटी कंप्लायंट नहीं है, माने उसका जो रजिस्ट्रेशन है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन में ही पड़े हैं, 20 लाख या 40 लाख क्रॉस नहीं करता है टर्नओवर एनुअली, अगर किसी बंदे का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करे
या 20 लाख क्रॉस करे, 40 लाख किस केस में सर? गुड्स के केस में, और 20 लाख किसके केस में? बोथ बोथ के केस में। ओनली सर्विस 20, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर उनका एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर जाए तो उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और वो जब इनवॉइस इशू करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस, एंड दैट इज आल्सो नोन एज जीएसटी इनवॉइस। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएसटी इनवॉइस के अंदर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं, नहीं होते, ये भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर वो बंदा जीएसटी कंप्लाइंट नहीं है तो थोड़ी ना आपको जीएसटी बिल देगा, वो हमें बस एक बिल ऑफ सप्लाई देगा। मैंने अपना एक दुकान का पैड होगा या नंबर होगा, बिजनेस का लाइसेंस नंबर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, एड्रेस होगा, प्रोपराइटर का नाम होगा, है ना, फोन नंबर होगा, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट के घर में आपको किसी मैटर को लेके जाना है, ठीक है, ऐसे कंज्यूमर फोरम में तुम जा ही सकते हो, लेकिन अगर मानो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो और तुमको कुछ क्लेम चाहिए और तुमने जीएसटी नहीं दिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा और तुमने जीएसटी नहीं दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पैसा तुम्हारा बच जाए, और तुम बाद में धोखा खाते हो। क्या खाते हो? धोखा। धोखा इन द सेंस चीट हो जाते हो, मैंने तुमको जो प्रोडक्ट देना चाहिए था उस प्रोडक्ट में तुमको फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ, और तुम क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाओगे तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट तुमको पकड़ेगा कि सर आपने क्यों जीएसटी नहीं दिया। मेरे साथ एक बार हुआ था एज ए स्टूडेंट, एक कैलकुलेटर खरीदने गए थे कैसियो का, एक बड़ा वाला कैलकुलेटर ले रहे थे उस टाइम पे। ओरिजिनली मुझे उतना पता नहीं था क्योंकि मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, इतना मार्केट नॉलेज हर चीज का था नहीं। जैसे आप लोग जैसे अभी बढ़ रहे हो, हर चीज का थोड़ी ना ज्ञान है, कुछ कुछ चीजों का ज्ञान है, थोड़ा बहुत अभी धीरे धीरे आएगा। अब मैं भी उस टाइम पे आई थिंक फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने एक ऐसा कैलकुलेटर खरीदा, तो मैं कैसियो का थोड़ा बड़ा वाला, ऐसे होता है ना, बड़े बड़े दुकानदार के पास होता है, तो मैं बोलता ये छोटा में मेरा नहीं होता है, मैं मैम को बोलता हूँ कि एक मेरे को ना बड़ा वाला लेना है। बोले तुमको पैसा खर्चा करने का मन है, करो, ठीक है, क्यों, इसमें क्या खराबी है? तो मैम बोला हम कुछ नहीं जानते। तब हम लोग एज ए फ्रेंड, ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं, तो मैम मेरे को बोल रहे कि मत लो छोटा वाला ले लो। मैं बोले नहीं नहीं, मेरे को बड़ा वाला लेना है। मैं देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होते हैं, ठीक है, और बड़ा बड़ा दिखेगा और कैलकुलेट करने में मजा आएगा, ठीक है, वो होता है ना एक, ठीक है। तो तो मैं एक दुकान में गया, तो सिंपल है, वो मेरे को बोलता है कि ओरिजिनल का दाम, मैंने जीएसटी देके दाम पड़ जाएगा 1200 1300 उस टाइम पे बोला है। तो मैं बोला अगर जी, तो फिर वो खुद ही बोलते हैं अगर बिना जीएसटी का करोगे तो ये 700 800 में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोला कि तो फिर बिना जीएसटी का ही कर दीजिए, ठीक है। तब जीएसटी नहीं आया था, वैट, ठीक है। तो फिर बिना VAT मैंने जीएसटी मैंने बिना वैट का ही कर दी। तो वैट ऑलमोस्ट 14% के आसपास का वैट था प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो उसने मेरे को जो कैलकुलेटर दिया वो लेके मैं घर आया, ठीक है। फिर घर आके मैं उसको चला रहा हूँ, तो कैलकुलेटर ना, जब वो दिखा रहा था उसके वहां पर दुकान में क्या लाइट है आई डोंट नो, उसमें सब नॉर्मल दिख रहा था। जैसे मैं घर आया वो इतना हल्का हो जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल लाइट में दिख ही नहीं रहा है, डिजिट ही नहीं दिख रहा है। तो मैं बोले ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बाद पर तो चल रहा है। फिर मैं एक दिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन में उसको यूज किया, फिर मैं उधर वापस गया, मैं दादा क्या कैलकुलेटर दिया देखिए आप, प्रॉब्लम है। उसको ऐसे बोल के आया था कि दादा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो लाएंगे, तो बोला हाँ लाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन गया, फिर वो चेंज करके दिया, अच्छा इंसान है, चेंज करके दिए। बोले आप ये लेके जाओ, चेंज करके उसको वापस लेके, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। फिर से गया मैं उसके पास, मैं दादा प्रोडक्ट क्या है ये, इतना दाम से एक प्रोडक्ट लिया तो काम ही नहीं कर रहा है, ओरिजिनल में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर वो मेरे को बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेट है? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये डुप्लीकेट है, आप मेरे को ओरिजिनल दीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल कैसी होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कैसियो का छोटा कैलकुलेटर बहुत दिन यूज किया, ठीक है, तो मुझे पता है। तो मेरे को बोलता है कि फिर जैसे मैं थोड़ा सा चार्ज किया तो मेरे को बोलता है कि जो करना है कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये दुकान कहाँ है जानते हो? कोलकाता का पुलिस हेडक्वार्टर, लाल बाजार थाना,
उसके ऑपोजिट में, जस्ट ऑपोजिट में, एग्जैक्टली। मैं क्या उसको धमकाऊंगा, वो मेरे को धमका रहा है, जो करना है करो। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? मैं कैसियो के कस्टमर सेंटर में, मेरे पास जो ओरिजिनल कैसियो था, उस कैसियो के बिल बिल या फिर वो होता है ना, मैनुअल्स होते हैं ना, उस पर कस्टमर केयर का नंबर होता है। तो मैं कस्टमर केयर में फोन किया। एक्चुअली मेरे को ना इतना डाउट हुआ, और उस टाइम पे 700-800 का एक कैलकुलेटर हम लोग के टाइम पे बहुत लगता है सर। हम लोग का घर से हम लोग को 3,000-4,000 टका खर्चा आता था, ठीक है। अब तुम सोचो, तुम 4,000 में से 800 टका बचा के एक कैलकुलेटर ले रहे हो, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रूम का रेंट है, खाने का खर्चा है, और एक्स्ट्रा पैसे से तुम एक 800 का कैलकुलेटर ले रहे हो। सीरियसली हम लोग के लिए बहुत मुश्किल, मैंने मैंने माथा पूरा दर्द कर देता था, ठीक है। तो मैं कस्टमर केयर में फोन करने के बाद कस्टमर केयर मेरे को बोलते हैं कि आप कोड बताइए, उसमें क्या कोड लिखा है, मैंने कैलकुलेटर का। तो मुझे कैसियो बोलते हैं कि ये जो कोड आप बता रहे हो ना, ये कोड वाला कैलकुलेटर आज से 15 साल पहले मार्केट से बंद हो चुका है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, तो फिर इतना खुलेआम बिक रहा है, और वो भी लाल बाजार थाना के ऑपोजिट में। तो मेरे बोलने से पहले वो कैसियो का जो हेडक्वार्टर से जो ऑफिसर्स थे, वो दुकानदार का नाम खुद ही बता दिया मेरे को। तो उन्होंने सीरियसली वो दुकानदार का नाम खुद ही बता दिया कि ये दुकान का नाम है, आप यहाँ से लिए इसका मतलब, ठीक है। तो मैंने बोला फिर कुछ हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास वैट बिल है, आप कैसियो के सर्विस सेंटर में आओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। तो मैंने, हाँ, वो तो गया, लेकिन मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि जब आप ब्रांडेड चीज ले रहे हो, पॉइंट बी नोटेड सर, नॉन ब्रांडेड पे माथा खराब मत करो। जब आप ब्रांडेड चीज ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से जब आप इतना महंगा चीज ले रहे हो, एक कैलकुलेटर के हिसाब से 800 टका 900 टका आज के डेट में, तो वो कैलकुलेटर 1,500 में बिकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको वैट बिल या जीएसटी बिल जो भी है एज पर सिचुएशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ क्लेम करना है फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, क्योंकि कोई एंटरटेन नहीं करेगा। कौन सा दुकान, वो दुकानदार वास्तव में है ही नहीं। अब उनके साथ पुलिस का सेटिंग है, वो हफ्ता देता है, तभी ना लाल बाजार के ऑपोजिट में इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं वो। हम क्या धमकाएंगे उसको, वो मेरे को धमका दे रहे हैं। और देख ही रहे हो ना पश्चिम बंगाल का हालत। बॉम्बे में निपोटिज्म चलता है, यहाँ पर दीदीटिज्म चलता है। छोड़ो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बिल ऑफ सप्लाई, वैट बिल, जीएसटी बिल, लीगलिटीज के लिए भी एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है। मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बचपन में ही मैंने इसका, मैंने बचपन में नहीं बोलेंगे, कॉलेज डेज में इसका असर मैं देख लिया था कि क्या खेल है। तो मैं बोल रहे बाप रे बाप, ठीक है। राइटर्स बिल्डिंग के ऑपोजिट में, राइटर्स बिल्डिंग उस टाइम पे कोलकाता का, एक्चुअली अभी ममता दीदी आने के बाद अपना हेडक्वार्टर को चेंज किया हावड़ा में। एक्चुअली कोलकाता का जो मेन हेडक्वार्टर है वो डलहौजी में है। कोलकाता का जो मेन बिजनेस बिजनेस हेडक्वार्टर कहा जाता है, एकदम सेंट्रल कोलकाता के एकदम बीचों बीच राइटर्स बिल्डिंग, जो मैंने आन बान शान वाला बिल्डिंग है, ठीक है। ब्रिटिश ने बनाया था, ठीक है, जब भारत का कैपिटल था इंडिया, उस टाइम का बिल्डिंग है। आज भी देख देख जाओगे आपको। आप कभी भी यहाँ से बस पकड़ के द्विवेदी बाग जाओ, और किसी को पूछो दादा राइटर्स बिल्डिंग, कोई भी आपको दिखा देगा। और राइटर्स बिल्डिंग इधर से उधर जाने में आपको 15 मिनट लगेगा, मैंने पूरा रोड को क्रॉस करते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग है और हेरिटेज बिल्डिंग है, ठीक है। देखने में भी सुंदर है। सुना है कि रिसेंटली एक म्यूजियम बनाया है, ओपन किया कि नहीं किया है डोंट नो। वो एक्चुअली कोलकाता का हेडक्वार्टर है उस टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग के टाइम पे ममता दीदी तो उस टाइम पे आया नहीं था, बाद में आया, ठीक है, कॉलेज पढ़ते पढ़ते आया। तो वो राइटर्स बिल्डिंग जो है वो सरकारी ऑफिस है, और राइटर्स बिल्डिंग के ऑपोजिट में आरबीआई है, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, जीपीओ बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े सरकारी ऑफिस है। उस सरकारी ऑफिस के अंदर इतना गंदगी चलता है, मैंने डुप्लीकेसी, बिना घुस का एक काम नहीं होता है। तो जस्ट इमेजिन, तो उस दिन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने स्टेट का हेड हेडक्वार्टर, वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? वेरी सिंपल थिंग। उस दिन मैं रियलाइज कर लिया था, मे बी ऑन दैट टाइम आई एम जस्ट 19 और 20, ठीक है। तो उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ था
कि ये देश का क्या मैंने स्टेट का कितना बर्बाद हालत होने वाला है। तुम जीएसटी वैट से देख लो, ठीक है। छोटा छोटा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का काम होता था, कलेक्ट्रेट आरबीआई के पास भी जाना पड़ता था कुछ बिजनेस मैंने ऑफिशियल काम पे। हर बात में जब तक तुम बाएं हाथ में कुछ दोगे नहीं, तुम्हारा कुछ काम होगा नहीं। चाहे 500 दे दो, 1000 दे दो, जो देना है दे दो, पर देना पड़ेगा। अब जिसको ये सब कल्चर के साथ एडेप्टेबिलिटी है, इट्स ओके। जिनको नहीं है, मेरे को तो ये सब आता ही नहीं है कि किसी को 500 टका ऑन द टेबल ऐसे देना होता है। ये मेरे से नहीं होता है। तुम लोग समझ ही सकते हो कि इतना दिन से मेरे साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। मेरे लिए कितना है, मेरे मेरे भयंकर काम होगा कि अंडर द टेबल बोलना भी मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा। इतना कुछ करके कुछ एडजस्ट कर दो, ऐसा करो, मैं ये बोल ही नहीं सकता। मेरा जो कोलीग लोग थे ना, क्या तुमसे नहीं होता है? नहीं भाई, मुझसे नहीं होता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोले ठीक है, जो ऊपर वाला की इच्छा वही होगा। नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, और क्या बोलेंगे। एक काम के लिए 5 बार जाता था मैं। जो डेट देता था कि इस दिन आइए हो जाएगा, ठीक है, उस दिन गया, नहीं हुआ। फिर और 5 दिन बाद गया, नहीं हुआ। हमें चल क्या रहा है, आप लोग तो डेट दे रहे हो इस दिन पे आना है, तो फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ क्यों? मेरे को लगा सच में वो लोग डिले कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं, जब तक आप अनडिटेबल बात नहीं करोगे वो नहीं देगा तुमको। मैंने छोटा छोटा चीज पे ये हालत है, तो बड़ा चीज पे क्या है? मैंने करोड़ों का खेल में क्या है, हम तो बस 10-20 हजार 50 हजार का काम होता था, उसमें ये हालत है। जैसे इमेजिन जब करोड़ों का खेल होता है, उसमें कितना अनडिटेबल काम होता है। मैं समझ गया, ये सर्कस है पूरा। इसलिए मैं ये सर्कस के पार्ट बने बनना ही नहीं है मुझे। बहुत भयंकर लगता है। देखो, हाँ, क्या ट्रैप? समझ में नहीं आ रहा है। फंसते जाते नहीं, वो इंग्लिश का यूज किया था। रैट टैप, अच्छा अच्छा। एक कान कभी बंद होने से ना, मैं उल्टा सुनता हूँ। रैट टैप तो देखो, एज ए जीएसटी डीलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। कौन देगा? सप्लायर देगा बायर को। समझ गए मेरा प्रॉब्लम? समझ गए, मैंने नहीं लिया था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज जीएसटी बिल टू योर क्लाइंट्स। क्लाइंट के लिए क्या बनेगा सर? ये जीएसटी बिल। हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक बात समझेंगे पहले। What is GST invoice? What should issue GST? Who should issue GST invoice? What are the mandatory fields a GST invoice should have? By when should you issue invoice? How to personalize GST invoice? मैंने आप अपने हिसाब से GST invoice को सजा धजा सकते हो, ठीक है। What are the types of invoices? Can you revise invoice before GST? How many copies of invoice should be issued? GST invoice under special cases and some or extraordinary questions. तो जीएसटी इनवॉइस क्या है, इसका एक बेसिक आंसर ऐसे लिख सकते हो। एन इनवॉइस और जीएसटी बिल इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड। मैंने क्या क्या गुड्स दिया, क्या क्या सर्विस मैंने दिया, ठीक है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ द ड्यू फॉर पेमेंट, कि कितना पैसा पेमेंट करना बाकी है। अच्छा एक चीज है कि नॉर्मली ये जो इनवॉइस का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ड्यू कॉन्सेप्ट सही होता है। मैंने कॉन्सेप्ट एक्चुअली रियल लाइफ बिजनेस वर्ल्ड ड्यू बेसिस पे होता है। हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम देखते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रोस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, माने ड्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पहले कोटेशन भेजा जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद उसके रिगार्डिंग चीज को रेडी करके माल को लोड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्टर के साथ इनवॉइस भी भेजा जाता है, और एक कॉपी पहले से आजकल मॉडर्न जमाने में ईमेल भी कर दिया जाता है कि आपको इनवॉइस का एक कॉपी मैं मेल भी कर दे रहा हूँ, ड्राइवर का कॉपी ड्राइवर के साथ रहेगा, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो वो इनवॉइस जनरेट जब हुआ, तो एक्चुअली आपने क्या किया, इनवॉइस जनरेट के साथ साथ कितना अमाउंट आपको अपने रिसिपेंट या बायर से कलेक्ट करना है, वो आप क्या कर रहे हो? ड्यू कर रहे हो। तो उसी के हिसाब से आप पहले ड्यू एंट्री करते हो, फिर जब रिसीव होता है फिर रिसीव एंट्री करते हो। रिसीव अगर संगे संग भी हो जाए तो संगे संग एंट्री हो जाएगा, अगर 1 मंथ बाद होगा तो 1 मंथ बाद होगा रिसीव का एंट्री। तो ये पूरा अकाउंटिंग खेल चलता रहता है। इतना तो समझ में आ ही रहा है ना? ये तो जो कुछ भी नहीं जानता वो भी समझ जाएगा। अच्छा, हु शुड इशू जीएसटी इनवॉइस? इफ यू आर a GST registered, if you are a GST registered business,
मैंने अगर आपका बिजनेस एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो, यू नीड टू प्रोवाइड जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस टू योर क्लाइंट्स। अगर आपका बिजनेस जीएसटी कंप्लाइंट नहीं है तो फिर आप जीएसटी बिल इशू नहीं करोगे। अगर आप करते हो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बहुत सारे लोग और वो सरकार के पास नहीं जा रहा। ऐसे बहुत लोग फ्रॉड करता है। दिल्ली गुड़गांव साइड में तो भयंकर फ्रॉड चलता है, भयंकर। दिल्ली पैसा का जगह है। भारत का सबसे बड़ा पैसा अगर कहीं पर है वो दिल्ली में है। और भारत का सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर कहीं पर होता है तो वो दिल्ली में ही होता है। एक कहावत भी निकल गया था ऐसे लोगों के अंदर, आज भी है, कि दिल्ली दिल्ली जो है वो ठगों का शहर है, यानी दिल्ली ठगता है। मैं दिल्ली वाले अगर कोई है उनको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिचुएशंस ऐसा हुआ है, इवन आप बिलीव नहीं करोगे। सिंपल, आप दिल्ली स्टेशन में, न्यू दिल्ली स्टेशन में उतरते हो और एक टैक्सी बुक करने जाते हो। वहां पर ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड प्रीपेड टैक्सी बूथ है, ठीक है। तो वहां पर जाके टैक्सी लेने चाहोगे, वहां पर तुमको प्रीपेड टैक्सी बूथ वाले टैक्सी अलॉट करेगा, लेकिन कौन सा ड्राइवर होगा, वो सारे ड्राइवर आगे बोलेगा ये हमको दे, हमको दे। अरे ये सब तो लाइन से होना चाहिए। हाँ, नहीं, कोलकाता में नहीं होता है। कोलकाता में तो ऐसा नहीं है। तुम हावड़ा स्टेशन में उतरो, पूरा प्रीपेड टैक्सी बूथ है, लाइन लगा के तुम टैक्सी बूथ में जाओ, ठीक है। एकदम लाइन लगा के सिस्टमेटिक वैसे होता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सियालदा में है, सियालदा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट हावड़ा में सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। मुंबई में भी इतना खराब हालत नहीं है, मैं मुंबई भी जाके देखा। चेन्नई में भी इट्स नॉट बैड ऑल्सो, बट दिल्ली में बहुत मुश्किल है। मैंने बेसिकली, तुम बोलोगे भाई मैं तो प्रीपेड बुक से जाऊंगा, लेकिन जो लोकल टैक्सी वाले वो सामने आ जाएगा और आके बोलेगा कोलकाता में भी करते हैं, बट यहाँ पर सिस्टम जो लोग जानते हैं ना, वहां पर तुम सिस्टम के पास जाके भी तुमको सिस्टम का सुविधा नहीं मिले। ऐसा ऐसा सिचुएशन है। मतलब दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही है। अगर आपको आप मैंने थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो तो दिल्ली में आप किसी भी एंगल में कभी भी कुछ झमेला में पड़ सकते हो। स्टेशन के बगल में ही होटल है, तुमको इतना घुमा के लेके आएगा कि तुम चिंता में पड़ जाएगा, मैं इतना दूर रहता हूँ, ठीक है। फिर ट्रेन, मानो कि तुमको पता चले कि मैं तो आधा घंटा समय लगेगा, पता चला कि जब तुम निकले किसी को पूछे, नहीं ये तो बगल में स्टेशन। अच्छा, इफ यू आर ए जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस यू नीड टू प्रोवाइड जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, देखने में सुंदर शोरूम बना देता है। एक शोरूम आजकल क्या है ना, लोगों का भी ना माथा खराब है। लोगों को सिर्फ चकाचौंध चाहिए। मैंने जैसे मानो ये जो क्लासरूम है, ये थोड़ा ऑर्डिनरी है ना, इसको क्या करना है, एकदम प्रॉपर पेंटिंग करना है, या फिर आजकल वॉलपेपर वगैरह आ गए हैं ना, इसको एकदम प्रॉपरली एकदम, हाँ, इंटीरियर थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे। इसके पीछे मैं हार्डली 50,000 का खर्चा करता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? और ये सब बेंच थोड़ा ऑर्डिनरी टाइप के है ना, इसको थोड़ा सा थोड़ा मॉडर्न बना देता हूँ, ठीक है। बाकी जितना जो हो सकता है। अब मानो मैं खर्चा करता हूँ 1 लाख का, अब मेरा कोई जीएसटी कंप्लेंट नहीं, एक्चुअली मेरे को तो पता है ना, मैं अगर ये खर्चा करूंगा तो ये उठाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो फ्रॉड करने वाला हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग क्यों, मैं स्पेशली जो लोग मूर्ख होते हैं, सीरियसली, वो एक्चुअली वो एट्रैक्टिवनेस में ही फंसता है। क्वालिटी वो काउंट ही नहीं करना जानता, उनको सिर्फ चकाचौंध चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, देखा कितना सुंदर सजा के रखा है, पैसा है ना तभी किया है, क्वालिटी कौन देखेगा। समझ रहे सर, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली इतना सुंदर जगह में तो जीएसटी देना ही पड़ता है ना। तो जीएसटी ले लें, जीएसटी ले लेके एकदम अपना खेल खेल रहे हैं, सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कब पता पड़ता है, कब पता पड़ता है? जब कोई ऐसा ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या फिर जेसी ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर जो ऑनेस्ट, जो वहां पर जाता है, देखता है कि देश में ये रहा है, या उसको पूछ लिया, वहां उससे इंक्वायरी कर ले, उस पता चल जाएगा आराम से कि ये क्या है। ये बिजनेसमैन गलती कहाँ करते हैं जानते हो? ये जो लोग लोगों को चकाचौंध में रख के अपना कमाना सोचता है, एक्चुअली इनका एक खुद ही खुद पे फंसता है। ग्रीड, ये खुद लोगों को ग्रीड के जाल में फंसाया, और ये लोग खुद भी ग्रीडी होते हैं। अब ग्रीडी के चक्कर में क्या है, ये लोग अपना ग्रीडीनेस ना दुनिया के सामने छुपा नहीं सकता। जैसे ही थोड़ा पैसा होगा, बिल्डिंग तो खरीदेगा, है ना।
घर के सामने ऑल्टो की जगह थोड़ा हाईफाई गाड़ी आएगा, ठीक है। अब अचानक से बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होने लगता है और वो चीज तुम्हारे आसपास के लोगों को दिखने लगता है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी पैसा हिट होने लगता है कि भाई बंदे के पास 2 दिन पहले 5 लाख नहीं था, इसके पास अचानक से करोड़ों पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बैंक वाले मूर्ख हैं। तो बैंक वाले ये बात ऑफिशियल्स को बोलेगा कि भाई आप इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करो, ये बंदा ये एड्रेस ये बैंक अकाउंट नंबर, इनका नेटिव इधर है, इनका बैंक अकाउंट उधर है, ये तो सरकार के पास है। अब बंदा क्या करेगा, ऑफिशियल्स थोड़ा ऑनेस्ट, जाकर सरकार बोलेगा भाई हमको मुर्गा पकड़ना है, तो सरकार जो ऑफिशियल्स को भेजेगा लोकल एरिया में खोजबीन करेगा, भाई कौन है, क्या करता है, क्या कमाता है ना। फिर 2-4 दिन यहाँ पर टहलेगा, ठीक है, देख लेगा। फिर एक दिन आएगा, जिस दिन आएगा अगर एक दिन आके नॉर्मल पूछताछ करेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, सिविल ड्रेस में आएगा, सिविल ड्रेस में चला जाएगा। फिर जिस दिन उसको बहुत डाउटफुल कुछ ट्रांजैक्शंस दिखेगा ना, वो सीधा 10-15 जन का टीम लेके घुस जाएगा। जीएसटी रेट भयंकर होता है, बाथरूम तक करने नहीं देता है, तुम्हारा पॉटी भी उनके हाथ पे। कभी सुने हो सीरियसली? जब रेट मारता है हिलने नहीं देता है, तुम बोलोगे हमको जाना है, हाँ बोले बैठे नहीं मैं डायबिटिक हूँ, कुछ नहीं इनकम सुनता है। टैक्स भी सेम है, ऐसा ही है। हाँ इनकम टैक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट सेम। और अगर आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, ठीक है, अगर आप उसका हिसाब का पता नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास तो है नहीं, क्योंकि अगर आप जीएसटी कंप्लायंट प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, ठीक है, और जीएसटी लगा के ही बेचते हो, ठीक है, सब कुछ अगर आपका ठीक ठाक है, तो फिर कुछ प्रोडक्ट का आपको बोलेगा बिल दिखाइए। तो अगर आप बिल नहीं दिखा पाते, अगर ऑफिशियल्स अपना काम करता है प्रॉपरली ढंग से बिना ब्राइब का, ठीक है, बिना ब्राइब का अगर वो कोई सेटलमेंट नहीं करता क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर है, तो वो लास्ट में क्या करेगा जानते हो, तुम्हारा वैल्यूएबल सब उठा के लेके चला जाए। मानो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जितना भी वैल्यूएशन वाला होगा, 2-4 करोड़ का तो चीज मिलता ही है ऐसे लोगों की दुकान पे, 2-4 करोड़ का स्टॉक उठा के लेके चला जाए। तुम जाओ बिल लेके जाओ, छुड़ा के लेके। अब बहुत केस में क्या होता है, फिर तुमको नोटिस पे नोटिस मिलता है, तुम सोचते 2 करोड़ के चक्कर में जेल ना हो जाए, इससे अच्छा फरार हो जाते हैं। আর স্যার জিএসটি বিলে এইচএসএন নাম্বার থাকবেই প্রত্যেকটা জিএসটি বিলে? अच्छा तुमने थोड़ा एडवांस बात कर लिया, हाँ एचएसएन कोड रहता है सर, ये बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में मैंडेटरी है, हर केस में मैंडेटरी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि पर्सनिफिकेशन जो तुम एक्चुअली बोल रहे हो, एचएसएन कोड हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है, एक्चुअली अरविंद ने पूछा कि हर बिल में एचएसएन कोड होना जरूरी है, प्रोडक्ट कोड हर बिल में मैंडेटरी नहीं है, बट स्पेशली अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो एचएसएन कोड मैंडेटरी हो जाता है। আমি আসছি অরবিন্দ, বুঝেছি তোমার কোশ্চেন বুঝতে পেরেছি, আসছি সব পয়েন্টই বলবো ধীরে ধীরে। So if you are a GST registered business, you need to provide GST compliant invoice to your clients for sale of goods or service. Your GST registered vendor will provide GST compliant purchase invoice to you. ठीक है? अच्छा, what are the mandatory fields the GST invoice should have? देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिस्ट भी करके रखा। A tax invoice is generally issued to charge the tax and pass on the input tax credit. आप लोग जानते हो ITC क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता फिर भी एक बार याद दिलाता हूँ। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई एक प्रोडक्ट खरीद के लाता हूँ जिसके पीछे में 1000 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस क्या है 1000 का, जीएसटी कितना है इसमें 18%, मैं अपने मन में लिया 12 भी हो सकता है, 1000 का 18% कितना होता है 180 रुपीज ना सर। अब ये 1000 का प्रोडक्ट में मैं 1200 टका में इसको सेल किया, 200 टका क्या है मेरा प्रॉफिट है, 1200 का 18% का जीएसटी मैं अपने कस्टमर से चार्ज करूंगा, है ना, कितना होता है सर 216, ठीक है। रूल क्या बोलता है सर कि जब मैं कस्टमर से 216 चार्ज किया तो ये एक्चुअली एज ए सप्लायर मुझे सरकार के घर में जमा करना है ना सर। तो ये जो 180 है जो मैंने खुद परचेज के टाइम पे 180 टका जीएसटी अपने पॉकेट से दिया था, गवर्नमेंट हमें बोलता है कि ये 180 टका आप क्रेडिट एंजॉय करो। तो गवर्नमेंट जब हमसे 216 टका मांगता है तो मैं क्या बोलूंगा, रुको सरकार, ठीक है, क्योंकि आई हैव ए आईटीसी, ठीक है, मेरे पास आईटीसी है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, गाड़ी है, बंगला है,
मेरे पास क्या है, आईटीसी। ठीक है, अरे मूवी का डायलॉग नहीं है। हाँ, तुम्हारे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या क्या। शशि कपूर पूछता है अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास मास। तो जीएसटी वाले क्या बोलेगा, मेरे पास आईटीसी है। तो 216 में से 180 क्या हो जाएगा, एडजस्ट। ठीक है, बाकी कितना है, 36। ये सरकार के घर में पेमेंट होगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि टैक्स इनवॉइस इज जनरली इशूड टू चार्ज टू टैक्स एंड पास ऑन द आईटीसी। तो अगर आपके पास इनवॉइस है तभी ये आईटीसी आपके पास होगा। अगर ये इनवॉइस प्रॉपरली इशू नहीं होगा तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये 180% आईटीसी क्लेम करने के लिए इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। ये जीएसटी इनवॉइसेस मस्ट हैव द फॉलोइंग मैंडेटरी फील्ड्स: इनवॉइस नंबर एंड डेट, कस्टमर नाम, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, कस्टमर्स एंड टैक्स पेयर्स जीएसटी इफ रजिस्टर्ड। माने अगर तुम्हारा कस्टमर, अच्छा जरूरी है कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं तो मेरा कस्टमर भी जीएसटी रजिस्टर्ड होगा। क्या भारत में हर किसी को जीएसटी रजिस्टर करना मैंडेटरी है? नहीं है ना। आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों को लगता क्या है ना, सरकार तो जीएसटी जब तक नहीं देते हैं मार ही दे रहा है। आम आदमी देखना ऐसे ही बात करता है, क्या खाएगा मोदी, क्या कर रहा है, सब तो टैक्स ही ले रहा है। अरे भाई कहां तुमसे लिया, कौन दे रहा है टैक्स? लेकिन आम आदमी को पूछो, रिक्शा वाले, ऑटो वाले को पूछो, क्या है, सब तो टैक्स टैक्स टैक्स। तू कहाँ टैक्स दिया मुझे बता। उल्टा बड़ा आदमी लोग टैक्स देता है बोल के तेरा जिंदगी चल रहा है। नहीं, हाँ एक चीज बोल सकते हो कि प्रोडक्ट का प्राइस में जीएसटी लगता है तो ब्रांडेड काय को खरीदना, मत खरीदो। लोकल सब्जी में टैक्स है, आपके घर के बगल वाले सब्जी वाला टैक्स लेता है, दूध वाला टैक्स लेता है, हाँ? आपके घर के बगल वाला जो कपड़ा का दुकान है टैक्स लेता है। मत खरीदो ब्रांडेड, कौन टैक्स देने बोल रहा है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे हम शॉपिंग मॉल के जाके ब्रांडेड प्रोडक्ट में, शॉपर स्टॉप के बिना मैं ऑटो चलाता हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे को शॉपर स्टॉप का कपड़ा पहनूं, कोई बात नहीं सर। आप ऑटो वाले हो, आपको रेस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन बच्चे को अगर आपको ब्रांडेड पहनाना है तो फिर ब्रांडेड दाम देना पड़ेगा, साथ में जीएसटी भी भरना पड़ेगा। सर बढ़ा मैंने बेसिकली नॉर्मल दुकान से तो ज्यादा होगा ही ना। उसका उसका जो एम्बियंस है, उसका उसका दाम, उसका भाड़ा कहां से उठाएगा? तुम एक रेडी लगाओ, एक ठेला लगाओ, उसमें पिज्जा बेचो, कितना दाम होगा एक पिज्जा का, है ना? जोर से जो 100 रुपया चार्ज करेगा। रेस्टोरेंट में पिज्जा कितने का आता है? 199 दाम बोलेगा, फिर वैट जीएसटी देते देते 350 का बिल आएगा। डोमिनोज वाला ऐसे लिख के रहता ना, एक मार्गेरिटा, क्या क्या मार्गेरिटा ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, ऑलिव ऑलिव ग्रीन 199 ऐसे करके बोलते हैं। फिर जब बिल दे जाओगे, अगर 99 का है तो 200 के पार बिल होगा। कभी कभी तो एक रेस्टोरेंट होगा तो सर्विस चार्ज बोल के भी एक चार्ज ले लेता है। पैसा खाने जाओगे तो फिर टैक्सी देना पड़ेगा ना। लोकल पुचका वाले से खा लो भाई, है ना। मैं तो यहाँ पर, ये जो अभी आप लोगों को पढ़ाने आया, यहाँ पर एक दादा है, चॉप भाजता है, ठीक है, आलू चॉप, सिंगाड़ा, ठीक है। अब शाम को मेरे को क्या है ना, मैं लोकल एक बिहारी, यहाँ पर एक दमदम कैंटोनमेंट के पास एक मुड़ी वाला है, देसी मुड़ी देता है, ठीक है। अब मैं मुड़ी उसकी खरीदता हूँ ना, तो मुझे उसको जीएसटी देना है ना कुछ, मैं उनसे मुड़ी लेके रखता हूँ, कभी कभी आप लोगों के सामने भी मुड़ी रखता हूँ, ठीक है। अब मेरा शाम को थोड़ा सा मुड़ी हो जाए और लोकल दुकान से चॉप हो जाए, किसको टैक्स दिया मैंने? मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबको करने नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है मैं टैक्स भी देता हूँ, ठीक है, ब्रांडेड चीज भी खरीदता हूँ, उसपे मैं टैक्स भी देता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि जहां अगर आपको प्रॉब्लम है टैक्स देने में, ठीक है, तो आप वैसे जगह में मत जाओ। देश में इतना जगह है जहां पर बिना टैक्स का भी चीज मिलता है। सरकार ऐसा भी नहीं है कि सबको लूट रहा है, ये मैं एग्री बिल्कुल नहीं करूँ। और मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको बिठा के दिखा सकता हूँ कि बिलियन मिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है लेकिन उसमें टैक्स नहीं है ना सर। लेकिन फिर भी आम आदमी के दिमाग में भर दिया गया, सरकार सब ले रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट क्लास में ये एसटीडी तुम लोग जानते हो, टैक्स में भी आप लोग पढ़ते हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। फिर उसमें अगर तुम्हारा गेन होगा तो कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट को
सर सब सरकार ही ले लेगा। हम बोले भाई तुम घर में बैठे बैठे कमाएगा, ठीक है। जैसे आज, ठीक है, आज रेट कट था ना सर, मैं आप लोगों को बोला था। तो रेट कट के कारण आज मेरे ग्रुप में पैसा का बाजार लग गया, ठीक है, क्योंकि एकदम सब कुछ एज पर 0.50% रेट कट हुआ है। आप लोगों को मैं बोला था ना ऐसा ही कुछ होगा। तो हाँ, क्या सर? हाँ बूम हुआ, मार्केट बूम हुआ सर। तो इवन मैंने ग्रुप में भी स्टेटस में भी लगाया था कि मार्केट अगर 500 पार होगा तो आगे जाएगा। सुबह मार्केट खुलते ही चौक 25,600, माने मार्केट खुला है, 340 में लास्ट दिन में था, ठीक है, 340 से 610, माने ऑलमोस्ट 260 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। अब सुबह सुबह सभी ने कम से कम जो जितना भी लगाया, जिसका सबका पैसा डबल हुआ है। मैंने जिसने 4,000 लगाया 8,000, जिसका 8,000 है 16,000, ठीक है। मैंने 5,000 लगाया था 10,000 हुआ मेरा, ठीक है। बाकी और भी लोग जिसका और भी पैसा था वो और लगाया और कमाया। अब इस पैसे में सरकार लेगा ना, तो ये जो 5 को 10 करने में क्या मेहनत लगा मेरे को, बुद्धि लगा बस, ठीक है। लेकिन ये 10,000 में से 5,000 में मेरे को कैपिटल गेन देना है ना। और सरकार मेरे से एक एसटीटी लेगा, टैक्स उस काट के भी ना मेरे हाथ में 4,000 4,500 के आसपास रहेगा, 500 टका सरकार लेगा। तो लेना सरकार, क्या दिक्कत है? कौन सा ये पैसा मेरा, मानी मैं मिट्टी काट के घर बनाया? ऑब्वियसली बुद्धि लगाया मैंने, लेकिन अमाउंट भी तो देखो, डबल। डबल कौन से जगह में डबल पैसा होता है? हेरा फेरी में होता है, लेकिन यहाँ पर हेरा फेरी नहीं, ओरिजिनल में हो रहा है। तो अब इसमें सरकार टैक्स नहीं लेगा तो कहाँ लेगा? लेकिन नहीं, लोग टैक्स लेगा, सरकार टैक्स लेगा। लेगा भाई, सरकार भी अपना देखता है। लोगों का होगा नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली लोग शिकायत करते हैं लेकिन बिना जाने करता है। हाँ, फिर बोलेगा क्या, मेरे यहाँ पर सड़क नहीं बन रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में लाइट नहीं है, ठीक है, हाई रोड का हालत देखो कैसा सरकार है, आज तक एक ब्रिज नहीं बनाया, ठीक है, इसको क्यों वोट देंगे? नहीं, अब बोलेगा। अच्छा, HSN कोड SSC कोड, सर ये क्या होता है HSN कोड SSC कोड? इसके बारे में मैं आप लोगों को एक डिटेल्स नोट्स शेयर किया कभी? चलो पॉइंट है तो फटाफट एक बार बता देते हैं। व्हाट इज HSN कोड एंड व्हाट इज SSC कोड? ये एक्चुअली बिल पे होता है। कैसे होता है? पहले तो आपको बिल दिखाना पड़ेगा। है इधर HSN दिखाई दे रहा है आप लोगों को? GST ने देखो क्या क्या है, श्री गणेश कैटरिंग सर्विस, ये अपना सारा चीज दिया है। हाँ ये दिखाई दे रहा है, HSN और SSC, देखो एक कोड है 0813100, है ना सर? दिस इज HSN और SSC कोड। ये मेनली लागू होता है जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या फिर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे केसेस में जरूरी होता है। आजकल HSN कोड काफी केस में मैंडेटरी कर दिया सरकार ने, ठीक है। बट हाँ, अगर नॉर्मल लोकल ट्रांजैक्शंस में कोड अगर इतना वैल्यूबल नहीं माना जाता, बट फिर भी ये तो रियल रियल प्रैक्टिस में कहाँ ज्यादा जरूरी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो मैंडेटरी है, ये तो समझ लो, ठीक है। बाकी केस में विद इन इंडिया इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिल के अंदर होना जरूरी है। लेकिन ये इतना वाइटल क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में ये HSN एंड SSC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब ये क्या है HSN SSC, इसके बारे में मैं आपको फटाफट बोलता हूँ, प्लीज फटाफट सुनिएगा। सुन रहे हो ना आप लोग? ऑनलाइन में सब लोग कनेक्टेड हो ना? यस सर। अब मैं Yes, ड्राई sir. फ्रूट, वो जो ड्राई फ्रूट्स था, वो ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता वो कौन सा ड्राई फ्रूट्स है, वहां पर बिल के अंदर दिखाया था। मैं आपको एक्चुअली क्या है ना, ये HSN SSC कोड, ये जो लोग एक्चुअली रियल लाइफ में रेगुलर काम करते हैं उन्हीं को पता है कि उनका प्रोडक्ट का क्या कोड है। बाकी कुछ लोग जो रियल में GST का काम करते हैं, अलग अलग लोगों का क्लाइंट को हैंडल करते हैं, वो कोड देख के भी बता सकता है कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि ये कोड को रीड कैसे करना है। हाँ सर, चैप्टर सेक्शन सबसेक्शन वो हर एक चीज को कनेक्ट करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बट उसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे आपको एक बार बता देना चाहिए। अच्छा, इवन रियल लाइफ में आपको इतना याद रखने का भी जरूरत नहीं होता। गवर्नमेंट का
HSN NSE कोड का एक लिस्ट होता है, वो डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, ठीक है। और जब अपना बिल बनाओगे उसमें दे देगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कोड भी असाइन कर दिया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, इसका ये कोड होता है। नॉर्मली हाउ डज दिस HSN कोड वर्क? इट हैज अबाउट 5000 कमोडिटी ग्रुप्स। 5000 के आसपास वर्ल्ड में कमोडिटी माना जाता है। कमोडिटी समझ रहे हो ना सर? कोई भी प्रोडक्ट्स, उसी को कमोडिटी बोलते हैं, जो बेसिकली बिजनेस होता है। ईच आइडेंटिफाइड बाई 6 डिजिट कोड। हर एक प्रोडक्ट को 6 डिजिट कोड में नॉर्मली आइडेंटिफाई किया गया है, अरेंज्ड इन ए लीगल एंड लॉजिकल structure. It is supported by well-defined rules to achieve uniform classifications. Now, how this is? Why is HSN is important? चलो वही मैं आपको बता रहा था. The main purpose of HSN is to classify goods from all over the world in a systematic and logical manner. This brings a uniform classification of goods and facilitation of international trade. मैं आपको इसी बार बोलूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में this is the very important. HSN वर्ल्ड वाइड क्या होता है? HSN सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन 200 कंट्रीज। ऐसे वर्ल्ड में देश कितना है? अप्रॉक्स 210 कंट्रीज, उसमें ऑलमोस्ट 200 कंट्री यूज करते हैं। सर बाकी 10 कंट्री क्यों नहीं करता? एक्चुअली कुछ कंट्री का ना प्रॉपर कुछ वैलिडिटी नहीं है कि वो एक्चुअल में कंट्री है कि नहीं है, इसको लेके थोड़ा मान्यता वाला इशू है। वो बोल रहे मैं हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं हम नहीं मानते, समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जैसे ये जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो है, ये पैलेस्तीन अपने आप को एक कंट्री बोलता है, ठीक है। सारे के सारे मुस्लिम नेशंस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 57 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सभी मुस्लिम नेशंस पैलेस्तीन को कंट्री माना। इंटरेस्टिंगली इंडिया भी पैलेस्तीन को एज ए कंट्री सपोर्ट किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और भी कुछ कंट्रीज पैलेस्तीन को एज ए कंट्री माना, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे यूएसए पैलेस्तीन को कंट्री नहीं मानता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो नहीं मानते। अब ये मानना नहीं मानना, इसको लेके एक डिस्प्यूट सिस्टम है, समझ रहे हो सर? जैसे मानो रिसेंटली एक खबर है कि ये अपना मणिपुर में प्रॉब्लम है ना, तो मणिपुर प्रॉब्लम को लेके बांग्लादेशी लोगों का तुम अगर रिएक्शन देखोगे ना, तुम्हारा माथा गर्म हो जाएगा। हाँ, लिखता है मणिपुर में प्रॉब्लम में, वीडियोस में वो लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ ये सब चीजें। बांग्लादेशी वाले कमेंट कर रहे हैं कि वी लव मणिपुर, वी सपोर्ट मणिपुर, वी सपोर्ट मणिपुर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर मणिपुर एक, वो बांग्ला में लिखता है कि यदि मणिपुर इंडिपेंडेंट कंट्री है, सवार आगे बांग्लादेश होके एज ए कंट्री सपोर्ट करो। मैं तो सोचता हूँ कि ये बांग्लादेश का सपोर्ट कब तक रहेगा उसका ठिकाना नहीं है, ठीक है। वो दूसरे को सपोर्ट करने नहीं, यानी इनको खुद ही नहीं पता इनका औकात कितना है, लेकिन बात करेगा, छोटा बात नहीं करेगा, लिखता है कि वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि किसी को कंट्री बोलने के लिए और 4 लोगों को कंट्री उसको सपोर्ट करना पड़ता है। क्या बोलेगा, छोड़ो। हाइपर बोल, जो भी हो, 200 कंट्री ऑलमोस्ट इसको यूज करते हैं। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ये कोड यूज करते हैं। इसमें एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन है, बेस फॉर देयर कस्टमर टैरिफ्स, कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, over 90% of the merchandise in international trade is classified in terms of HSN। मैंने ऑलमोस्ट 90% मर्चेंडाइज का, मैंने अगर 100%, 500 के 5000 के आसपास प्रोडक्ट है, तो बोल रहे कि ऑलमोस्ट 98% कैटेगरी में अलग अलग देश कोड निकाल लिया। हार्डली 1 to 2% केस में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट मैंने अलग अलग कंट्री अभी तक कोड डेवलप नहीं कर पाए। अब आप बोलोगे सर HSN stands for, सर HSN stands for Harmonized System of Nomenclature. Number of each commodity is accepted by most of the countries. The HSN number remains same for almost all goods. However, HSN number used in some of the countries varies little based on the nature of goods classified. हमारे देश में इंडिया जो है ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। सर व्हाट इज कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो अथॉरिटी होते हैं उसे कस्टम कहा जाता है, ठीक है। कस्टम माने वो प्रथा वाला इंग्लिश वाला कस्टम नहीं,
दिस इज द कस्टम ड्यूटी वाला कस्टम। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो सरकार के घर में टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ इंपोर्ट वी रियली नीड टू पे टैक्स, ठीक है। और इंपोर्ट टैक्स में सरकार को काफी पैसा मिलता है, ठीक है। मैंने आप फॉरेन से प्रोडक्ट खरीद के लाओगे, सरकार के घर में इंपोर्ट ड्यूटी दोगे, तो सरकार वो प्रोडक्ट इंडिया में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट का दाम महंगा होता है, ठीक है। और इसीलिए उसका इंपोर्टेड है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो टैक्स का वैल्यू हटा देता तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही दाम हो जाता, लेकिन उसमें सरकार अच्छा खासा इनकम करता है। और उसमें और एक चीज सरकार भी चाहते हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्ट बाहर से आएगा तो फिर लोकल प्रोडक्ट मार खा जाएगा, इसलिए भी टैक्स लगाते हैं। और जो रिच है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सरकार को भी पैसा मिल जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट इज दैट कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन है? इंडिया। सिंस 1971 it was originally using 6-digit HSN codes to classify commodity for customs and central excise। सर एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होता है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे होता है। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, आजकल भी किसी किसी केस में अभी भी होता है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट एक्साइज को जीएसटी के साथ मार्च कर दिया। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जिनको नहीं पता 2 सेकंड बता देता हूँ कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके गोडाउन से निकलेगा, सरकार के घर में एक्साइज ड्यूटी जमा होगा, तो जाके उस प्रोडक्ट का वैलिडिटी। आजकल इसी एक्साइज को जीएसटी के साथ बहुत केस में मार्च कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये डिपार्टमेंट है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो गोडाउन में आएगा, गोडाउन से वो होलसेलर डीलर के पास जाएगा, वो जाने के टाइम पे गवर्नमेंट के घर में एक्साइज ड्यूटी क्लियर करना, समझे? अच्छा, लेटर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एडेड 2 मोर डिजिट, माने नॉर्मली 6 डिजिट यूज करता था इंडिया, बट बाद में ये एक्साइज एंड कस्टम्स मिला के और 2 डिजिट इसमें यूज किया, जिसके कारण इंडिया में जो एचएसएन कोड है ये मेनली 8 डिजिट का बन गया। सर क्या है 8 डिजिट में, अभी बोल देते हैं सर। HSN structure contains 21 sections with 99 chapters and about 1244 headings and 5224 सब headings। एक्चुअली ये प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है, उसको 21 सेक्शंस में, 99 चैप्टर्स में, 12 से 44 हेडिंग्स में एंड 5224 सब हेडिंग्स में HSN स्ट्रक्चर कंटेन किया गया है, यानी प्रोडक्ट, उसका नाम वगैरह एवरीथिंग। Each section is divided into chapters. Each chapter is divided into headings, and each heading is divided into subheadings. Section and chapter titles describe broad category of goods, and while headings and subheadings describe product in details. बहुत मेहनत का काम है सर। एग्जाम्पल चलो, देखने में कुछ ऐसा होता है। पहला 2 डिजिट, जैसे मानो यहाँ पर एक हैंडकरचीफ, माने क्या होता है हैंडकरचीफ, किसको बोलते हैं? रुमाल, ठीक है। रुमाल का टेक्सटाइल मैटर्स दिया है। अच्छा, रुमाल तो बहुत अलग अलग चीजों से बन सकता है ना। जैसे रेशमी रुमाल भी होता है जो बहुत महंगा हो सकता है ना। सुने ना, रेशम का जो होता है ना, तो रेशम महंगा होगा। अब टेरिकॉट का भी मिलता है, लोकल ट्रेंड में मिलता है ना, ऐसे करके लटका के रुमाल 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 करके 20 टका में तो रुमाल आ जाएगा, ठीक है। प्योर कॉटन का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नॉर्मल दुकान में मिलता है ना, 100 रुपया 150 टका में आ जाता है। तो लेकिन अगर महंगा रुमाल होगा तो 1000, 1500, 2000, 10,000 का भी हो सकता है ना। ऐसे अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो 2000 के आसपास का बात कर रहा था। तो अमिताभ बच्चन तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है। तो वो फॉरेन गया था, तो किसी एक शोरूम में टाई खरीद रहा था। हाँ, आपने सुना है? मैं नहीं बोला, क्या बोला था? हाँ, 10 टाई पैक कर दो। एक टाई खरीदो, तो बेसिकली टाई जैसे ही बोला तो वो दुकानदार बोल रहे ये इतना महंगा है, ठीक है। तो उनको लगा कि इंडियन चमड़ा देख के कि ये खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो संगे संग बोला कि वो एक्चुअली एक एक टाई का दाम करीब करीब 10-10 हजार का ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उन्होंने संगे संग बोला कि 10 टाई, उनको क्या पता कि अमिताभ बच्चन कौन है, ठीक है। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन बोला कि मेरे को ना 10 टाई का कोई जरूरत नहीं था, मैं बस इंडियन का औकात दिखाने के लिए उनको वो 10 टाई ऑर्डर दिया। डोंट अंडर एस्टिमेट भाई, हमारे पैसे से तुम पले बड़े हो। ये लोग भूल जाता है। हाँ, हम हमारा देश को ना आता तो आज इंग्लैंड का क्या हाल होता। हाँ, कभी सोचा है वो लोग? अच्छा, तो 621390 ये 6 डिजिट हुआ ना। ये 6 डिजिट का क्या? 62 रिप्रेजेंट व्हाट? फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर फॉर आर्टिकल ऑफ अपैरल, माने आर्टिकल माने यहाँ पर उस पर्टिकुलर वस्तु को बोल रहा है।
अपैरल माने आप लोग जानते हो क्या होता है अपैरल, है ना, एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज। माने 62 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपैरल किस तरह का है, ठीक है, नॉट नीटेड और कोर्सेटेड। माने वो एक होता है ना नीटेड, माने वो बेसिकली जिसको क्या बोलते हैं सर, ऊल से जो बनता है ना, तो नीटेड है कि कोर्सेटेड है, ठीक है, तो ये क्लासीफाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 GB 62 क्या बोल रहे हैं, ये नॉट नीटेड और कोर्सेटेड वाला एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है, 13, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल है। हाँ सर बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? यस সৃজিত কিছু বলছিস? না স্যার, এই মাইক আনমিউট হয়ে গেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, না ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আওয়াজ আসছে তাই আমি বললাম, ঠিক আছে। 90 90 क्या बोल रहे हैं, इज अ प्रोडक्ट कोड ऑफ हैंडकर्चीफ मेड ऑफ अदर टेक्सटाइल मैटर्स। लास्ट 2 डिजिट जो 90 है वो क्या बता रहा है, द प्रोडक्ट कोड फॉर हैंडकर्चीफ मेड ऑफ अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स। इंडिया हैज 2 more digit for a deeper classification. If the handkerchiefs are made of man-made fiber, तो HSN कोड हो जाएगा 62 13 90 10, माने वो मैन-मेड है, मैन-मेड माने हैंडक्राफ्ट्स, है ना। If the handkerchief is from waste silk, वेस्ट सिल्क माने दूसरी कैसे करते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता हाँ वो तो बड़ा बड़ा कपड़ा बनाने में हो जाता है। है। हम्म, उनको सोचना पड़ता है, उसमें कुछ बनाया है। उसमें से छोटा छोटा रुमाल वगैरह बनाया जाता है। तो अगर वो सिल्क से बना है तो उसका कोड है लास्ट में 90, ठीक है। तो इस तरह से एक एक टॉपिक को मैंने एक एक डिजिट के ऊपर बेस करके 2 2 डिजिट के बेसिस में एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, क्यों ऐसा करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रुमाल, ठीक है, अब अमेरिकन वाले या इंग्लैंड वाले शायद इसको हैंडकर्चीफ बोलते हैं, अब जापानीज वाले कुछ और बोलता होगा, है ना, चाइनीज वाले कुछ और बोलता होगा, अफ्रीकन में अपना अलग अलग नाम है ना। तो इतना देश एक ही प्रोडक्ट को जानने के लिए हर एक का भाषा समझना तो असंभव है ना। तो एक काम करते हैं, एक डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें क्या चीज है। अब जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करेगा वो कोड देख के समझ जाएगा इसमें क्या है। ये भाषा अंडरस्टैंड करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोड तो अंडरस्टैंड हो ही सकता है, क्योंकि वो तो एक प्रोसीडियर इन लिस्ट में आ जाएगा कि भाई ये लिस्ट के अंदर हम लोग ये काम करते हैं, ये चीज समझ रहे हो सर। ऐसे करके दिमाग लगाते हैं, यानी वाले गूगल करेगा। बिजनेस तो ऐसे नहीं होता है ना सर। तो ये है सर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एचएसएन कोड इन इंडिया 62 13 90 10। अब इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कोई भी कोड को इसी तरह से पढ़ना चाहिए। 62 रेफर कर रहा है चैप्टर, 13 रेफर कर रहा है हेडिंग, 90 रेफर कर रहा है सब हेडिंग एंड 10 रेफर कर रहा है टैरिफ आइटम। इस तरह से चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग टैरिफ आइटम को मेंशन किया गया है। पूरा का पूरा जीएसटी में हर प्रोडक्ट के बारे में ऐसे करके ही पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा गया है, बहुत साइंटिफिक वे में बनाया गया है सर। सर्विस गुड्स के केस में तो HSN कोड हो गया, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो जैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं इसको, SAC इन जीएसटी, लाइक गुड सर्विस आर आल्सो क्लासिफाइड। क्या हो गया, स्क्रीन शेयर है, हाँ ठीक है। Like good service are also classified uniformly for recognition, measurement and taxation codes of service are called service accounting code या फिर short में कहते हैं SAC. For example, legal documentation and certification service concerning patents, copyright and other intellectual property rights सब सर्विस के अंदर आता है। सपोज एक सर्विस है 998213, पहला 2 डिजिट सर्विस के लिए है 99, 82 क्या है नेक्स्ट 2 डिजिट लीगल सर्विस को दिखा रहा है, 13 क्या दिखा रहा है सर, डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेटेंट्स, ठीक है, इस चीज में मैंने पेटेंट का सर्विस करवाया। पेटेंट सर्विस समझते हो ना, पेटेंट सर्विस क्या होता है, सपोज किसी ने कोई पर्टिकुलर, हाँ बोलो, कोई यूनिक चीज जो पहले किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, कोई ऐसा चीज जो पहले किसी ने नहीं बनाया तो उसको उस प्रोडक्ट पे अपना राइट बनाने के लिए पेटेंट करवाना पड़ता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट सर्विस का काम करता है, जो गवर्नमेंट के, एक्चुअली पेटेंट तो कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता। पेटेंट सपोज मैं पेटेंट का काम, जैसे CS वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेटेंट लॉ पढ़ाया जाता है कि कैसे पेटेंट लॉ वगैरह होता है, ठीक है, जैसे पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क, ये सब रजिस्टर करना पड़ता है, ये सब रजिस्टर करने का भी एक प्रोसेस होता है।
ठीक है। तो इनके लिए इन लोगों का एक किताब में होता है आप लोगों का, वो क्या बोलते हैं उसको, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक लॉ आता है, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीजें बोला जाता है। अब जब तुम रियल लाइफ में काम करोगे तो उस टाइम पे तुमको कोई आ गया, भाई मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दो, भाई मेरा पेटेंट रजिस्टर कर दो, तो उसका पूरा प्रोसेस करके तुम सरकारी हिसाब से उसको रजिस्टर करोगे। अब पेटेंट रजिस्टर का जो सर्विस कर रहा है, तो पेटेंट रजिस्टर्ड सर्विस किस सर्विस के अंदर आता है, उसका कोड को यहाँ पर बता रहा है। अगर कोई लीगल सर्विस दे रहा है तो लीगल सर्विस, ये पेटेंट सर्विस ऑब्वियसली एक लीगल सर्विस है। तो एक तो बात है कि पेटेंट सर्विस एक लीगल सर्विस है, लेकिन वो कौन सा सर्विस है, पेटेंट है कि कॉपीराइट है? कॉपीराइट अलग चीज है, पेटेंट अलग चीज है। सपोज मैंने कोई स्पेशल मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल का जो मेरा आविष्कार है कोई और कॉपी ना करे, ठीक है, मेरे नाम पे उसको मैं पेटेंट करवा लूँ। ये जो दुनिया भर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने ये बनाया, उसने वो बनाया, ठीक है, एक से फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हम लोग अभी मोबाइल में बात करते हैं, इस मोबाइल का जो बेस कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे हम लोग टीवी, या पहले तो रेडियो चलता था ना, है ना, टीवी देखते हैं तो वो आवाज जो हमारे पास आ रहा है, कौन सा तार आपके घर में, वो केबल के थ्रू से आ रहा है ना, जो केबल का तार आपके घर में आया, या फिर अगर आपके घर में डिश टीवी है तो डिश टीवी के थ्रू से, सैटेलाइट के थ्रू से आ रहा है। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंगाली में हम लोग बोलते हैं बेतार, ठीक है, बेतार तरंगो, ठीक है, बेतार तरंगो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो बेतार तरंगो या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी या वायरलेस फ्रीक्वेंसी जो है, ये एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे पहले डेवलप किया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने, लेकिन इसका क्रेडिट उनको नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऑन दैट टाइम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो नहीं चाहता था कि किसी इंडियंस जो हमारे नौकर है उनका कोई साइंटिस्ट को ये खिताब दिया जाए। तो बाद में ये लोग, इटालियंस का एक बंदा था, उन्होंने भी सेम काइंड ऑफ चीज बनाया था, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बाद, लेकिन बोस को नहीं मिला, उस इताली के साइंटिस्ट को इन्होंने पेटेंट करवाया और इस डिस्कवरी के लिए नोबेल वगैरह जो उनको देना है वो सब कुछ देके दुनिया को बढ़ा दिया कि भाई इन्होंने बनाया। और जगदीश चंद्र बोस जो है, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज बताया था, एक जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह से साउंड ट्रांसफर हो सकता है, इसका पूरा फिजिकल कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिजिकल साइंस का। और एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जो पेड़ है इसका लाइफ है, पेड़ सुन सकता है, पेड़ को फीलिंग्स है, पेड़ का जान है। ये चीज उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि क्यों उसके पेड़ का जान है, पेड़ को काटने से लगता है, वो भी रोता है, सुनाई नहीं देता बट है, ठीक है। तो ये दो चीज बोला था उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है समझाने के लिए बोला, और साथ में एक जनरल नॉलेज भी आप लोगों को दे दिया, अगर नहीं जानते पढ़ा करो। एचएससी बोस का घर भी है, कभी म्यूजियम है, कभी जा बोसु विज्ञान मंदिर बोल के है, ठीक है, सियालदह स्टेशन से निकल के राजा बाजार के पास ही है, उसमें कोलकाता यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज है, और उसके बगल में ही आपको म्यूजियम भी मिलेगा। इफ कभी आप लोग ऐसे ही घूमते रहते हो तो सही जगह पे घूम, है ना, छुट्टी मिलने से घूमते तो अच्छा जगह में जाओ, क्या दिक्कत है, गूगल कर लो कब खुला है नहीं है ना, 5 मिनट घूम के आ जाओ, क्या दिक्कत है। आप लोग तो पढ़ा लिखा बंदे हो, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये था कि कोई भी चीज में पेटेंट करवाना पड़ता है। अब वो पेटेंट सर्विस जो दे रहा है तो वो लीगल सर्विस का इस तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन करता है। चलो अच्छा, HSN इन जीएसटी। अब जीएसटी में जैसे मानो यहाँ पर बोलते कि मुझे इसने बोला था 2021 तक का एक रूल था, इसका लेटेस्ट कुछ अपडेट है कि नहीं मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बट मोटा मोटी इतना भी काफी है आप लोगों के लिए। मुझे अभी पूछ रहा था कि किसने, आई थिंक औरबिंदु पूछ रहा था कि सर HSN कोड हर जगह में देना जरूरी है क्या? सर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो HSN कोड डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं। टर्नओवर अगर 1.5 से 5 करोड़ के अंदर है, कम से कम 2 कोड डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर मोर देन 5 करोड़ का है तो 4 कोड देना जरूरी है। अप टू 5 करोड़ है, जैसे मानो डिक्लेरेशन ऑफ HSN कोड गुड्स एंड सर्विस 1 अप्रैल 2021 का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है 15 अक्टूबर 2020 को। अप टू 5 करोड़ टाइप ऑफ इनवॉइस डॉक्यूमेंट मैंडेटरी फॉर B2B टैक्स इनवॉइस, नंबर ऑफ डिजिट 4, ऑप्शनल फॉर B2C माने बिजनेस टू कस्टमर के केस में 4 डिजिट, मोर देन 5 करोड़ मैंडेटरी फॉर ऑल इनवॉइस 6 डिजिट डिक्लेयर करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है सर? तो एक्चुअली ये सब बाकी रूल है कि कब से ये लागू हुआ है, किसके केस में होगा, किसके केस में नहीं होगा, ये सर अपडेट। HSN code must be declared in every tax invoice issued by taxpayers under GST. All 8 digit of HSN code is mandatory in case of export import under GST. देश के अंदर 8 डिजिट इज नॉट मैंडेटरी, देश के अंदर टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, जैसे HSN का कौन से सेक्शन में किस प्रोडक्ट के बारे में बोला है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए देख सकते हो कि सेक्शन 1 में क्या बोला, जैसे लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट, सेक्शन 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट, सेक्शन 3 एनिमल और वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स एंड देयर क्लीवेज प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड एडिबल फैट्स, एनिमल और वेजिटेबल वैक्सेस, सेक्शन 4 प्रिपेयर्ड फूड स्टफ्स। ये एक्चुअली आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो HSN का सेक्शन लिस्ट कि किस सेक्शन में किसके बारे में बोला गया। HSN कैलकुलेटर भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इसमें और एक चीज होता है, अगर कोई लिक्विड चीजें हैं तो उसके लिए एक UQC भी होता है। UQC stands for यूनिक क्वांटिटी कोड। इन सिंपल टर्म्स इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 1 लीटर ऑफ ऑयल, उसके लिए भी एक UQC होता है। एज पर CGST रूल, एनी टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट मस्ट हैव UQC और क्वांटिटी यूनिट डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, रेफर मैंने इसके बारे में बोला गया है कि 100 मीटर फैब्रिक के बारे में एक UQC यूनिक क्वांटिटी कोड बोला गया है। स्पेशली जो लिक्विड चीजें हैं या फिर अगर वो मीटर में हैं तो उसके लिए भी एक यूनिक क्वांटिटी कोड दिया गया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे HSN SSC की तरह भी बहुत जगह में यूज होने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलेगा, एक टॉपिक इतना बात करना पड़ा मुझे। ऑनलाइन में सबको समझ में आया? हेलो Yes, sir. হ্যাঁ অরবিন্দ, কি হলো এখনো কি একটু? sir. হ্যাঁ স্যার, একটু হচ্ছে মানে অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক হয়ে অসুবিধা যাবে হচ্ছে? স্যার এটা। আচ্ছা চলো ঠিক আছে। अच्छा ओके सर, तो मोटामोटी ये सब क्या है, एक इनवॉइस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनवॉइस पढ़ रहे हैं। इनवॉइस के अंदर क्या होना चाहिए, इनवॉइस नंबर एंड डेट, कस्टमर नेम, शिपिंग बिलिंग एड्रेस, है ना, कस्टमर्स एंड टैक्स पेयर्स GST इफ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है तो कस्टमर का GST नहीं मिलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, माने कहाँ आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो। HSN HSC में आप इतना सारा बात कर लिया। आइटम डिटेल्स दैट इज डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी नंबर, यूनिट, मीटर, केजी, है ना, टोटल वैल्यू, taxable value and discount, rate and amount of taxes, CGST, SGST, IGST, whether GST is payable on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज के बारे में आप लोग जानते हो, है ना, RCM नॉर्मली हम लोग जानते हैं। नॉर्मल केस में सप्लायर टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट के घर में, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम पे, जहां पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे बेस्ट, ऐसे तो बहुत सारा लिस्ट है जो मैं चार्ज अंडर GST में डिटेल्स में पढ़ाता भी हूँ, लेकिन फिलहाल इतना समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि सपोज आप एक अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हो, सपोज यू आर एन अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन, तो फिर आप किसी रजिस्टर्ड के साथ काम करोगे। सपोज अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन जब रजिस्टर्ड को कुछ सप्लाई करेगा, अनरजिस्टर्ड माने मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है, मैं जंगल में रह के काजू का बिजनेस करता हूँ और तुम किसी बड़े सिटी में काजू का बहुत बड़ा स्टोर चलाते हो, ठीक है, समझ में आ गया। सपोज आप हल्दीराम समथिंग, बिकाजी फूड समथिंग, ऐसे उनका होता है ना ब्रांडेड काजू, है ना, सॉल्टेड काजू, ब्रांडेड नहीं है, सॉल्टेड काजू, ठीक है, रोस्टेड, है ना। ये एक एक काजू का ऐसा पैकेट 700-800 का दाम होता है। मैं देख रहा था हल्दीराम प्रभु जी का एक स्टोर है, ठीक है, कांपू गाची में, तो वहां पर मैं देख रहा था ऐसे हम लोग घर पे चीड़ा चीड़ा भाजा खाते हैं ना सर, ठीक है, ऐसे नॉर्मल दुकान में भी मिलता है। वो थोड़ा सा चीड़ा भाजा का क्वालिटी को सही करके मैंने थोड़ा सा अच्छा ऑयल वगैरह देके उसको ऐसे थोड़ा सा प्लास्टिक का अच्छा डिब्बा में क्वालिटी बना के एक एक चीड़ा भाजा इतना सा है, एक जन का भी पेट नहीं भरेगा, 150 टका 200 टका में बेच, इतना सा डबला। हाँ बेकार है पूरा एकदम, बॉक्स का लग जाता है, राखी भी तो एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये कुछ रिच लोग होते हैं, स्पेशली मारवाड़ीज में ज्यादा होता है। मारवाड़ीज लोगों का एक होता है सर कि वो ना माने गिफ्ट देने का एक शो ऑफ कल्चर है, ठीक है। मैम मारवाड़ी है सर, इसलिए मुझे ज्यादा पता है, ठीक है
और एक्चुअली मैम ये सब एकदम पसंद नहीं करते, और यहाँ पर गोपाल भी मारवाड़ी है और भी मारवाड़ी स्टूडेंट है, आप लोग जानते हो। तो ये मारवाड़ी का एक कल्चर है कि जब किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह दो, राखी हो या कुछ भी हो, तो उसमें ना गेटअप सही होना चाहिए, चाहे अंदर का चीज थोड़ा इधर उधर फर्क नहीं पड़ता, बट गेटअप सही होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हर चीज में चार 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 करके, लेकिन वो पैकेजिंग को बढ़िया करेगा, ठीक है, देखने में सही होना चाहिए। हम लोग का नॉर्मल बंगाली स्टाइल में ना, अगर किसी को एक काजू का पैकेट दे देते हो, ठीक है, बहुत दे दिया, ठीक है, लेकिन वहां पर वो काजू का पैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, काजू कितना सजा के दिया है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली कल्चरल डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये होता है। इसके गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे हम स्वीट्स लेते हैं, जिसमें बेसिकली लड्डू काजू बर्फी हो गया, ये सब डब्बा में ऑलरेडी पैक करके रखते हैं, या फिर उनको तो पैक करते तो अगर सुपर पेपर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कंटेनर है तो बोलता है कि कंटेनर का वेट को एक्सक्लूड करने के बाद हाँ, तब ये चीज होना एग्जैक्टली। अगर अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है जिसमें कंटेनर का वेट इंक्लूड है, आप उसको केस कर और साथ में जीएसटी भी लगता है, सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दुकान में तो ऐसा नहीं है। नहीं, प्रॉपर काम ऐसे तो पेपर बॉक्स में करो, इतना ही करते। तो आरसीएन का केस क्या था, मानो मैं जंगल में हूँ और मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ, मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ, सप्लायर कौन है, मैं जंगल में हूँ। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना एज ए सप्लायर मुझे ढूंढने आएगा, भाई जंगल से कौन काजू का सप्लाई कर रहा है, तो नॉर्मली सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है। लेकिन ये जंगल वाला अनरजिस्टर्ड सप्लायर को गवर्नमेंट कहाँ से ढूंढेगा, ठीक है, कि कौन सा जंगली इंसान है ना। उससे अच्छा है जो शहर में सूटेड बूटेड इंसान है, ठीक है, शोरूम बना के बिजनेस कर रहा है, बंदा रजिस्टर्ड भी है, लेकिन वो सप्लायर नहीं है, रिसिपेंट है, उनको पकड़ो, ठीक है, उनसे टैक्स लेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो गया, नॉर्मल केस में सप्लायर ही टैक्स पेयर्स होते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, बट ये वन ऑफ द सिचुएशंस है जहां पर हम लोग देखते हैं जो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, उन्हें गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं RCM। अच्छा, सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, ये सब क्या होता है, बिल के अंदर रहता है। जैसे अभी आपको मैं एक बिल दिखाया, इस बिल को एक बार घर पे पढ़ना, ये जितना सारा बात यहाँ पर लिखा है, ये हर एक चीज इसमें है कि नहीं, प्लीज एक बार चेक करिएगा, ठीक है। ऑलरेडी बाकी HSN SSC छोड़ के बाकी जो भी पढ़ोगे ना, वो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि बिल में क्या है। सिर्फ HSN और SSC बहुत लोग नहीं जानता है, ठीक है। बाकी कस्टमर का नाम, GST नंबर, GST रजिस्ट्रेशन करके मिलता है, स्टेट, पैन नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, ये तो होता है, ये तो बिजनेस जनरेट करते हैं। कस्टमर का नाम, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, कंट्री ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी कितने का, रेट कितने का, डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, कितना CGST चार्ज, GST का चार्ज है, कुल मिला के कितना बिल है, टोटल टैक्स कितना है, इनवॉइस टोटल कितना है, ये एक बेसिक बिल में रहता है। ये तो बिल आप लोग घर पे कितना देखते हो, है ना, नहीं देखते, घर में ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हैं। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्या किस्मत है, हाँ, जिसको फाड़ के फेंक दो उसको क्लास में कंप्यूटर में सजा धजा के पढ़ाया करो, गजब जिंदगी है। अच्छा, by when should you invoice issue invoice? The GST Act has defined the time limit to issue GST tax invoice. Revised GST bill, debit note and credit note. Following are the due dates of issuing an invoice to customer. देखो, goods, normal case, on or before date or removal of delivery. On or before date of removal माने goods गोडाउन से निकालने से पहले, या फिर जब जब तुम डिलीवरी कर रहे हो, इतना, ठीक है, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। यस, बोलो क्या सर, टाइम ऑफ सप्लाई में इसको पढ़े, यस सर, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा जाता है, वेरी गुड। अच्छा, कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है, मैंने एक्चुअली, हाँ वेरी गुड, हाँ मैंने इसमें क्या है, गोपाल जो बोल रहे हैं बेसिकली कुछ सप्लाई है जो ऐसा नहीं है कि जैसे मानो अभी कुछ आ रहा है, आप लोग ऑनलाइन में परचेस करना चालू कर दिए होंगे, कुछ ना कुछ, मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में रिवाज रहा है, ठीक है। अरे मैं भी चालू किया एक आध करके, तो इसलिए मैं, नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इस टाइम पे कलेक्शन थोड़ा ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो मैं मिंत्रा में या कहीं पर भी कुछ परचेस करूंगा, क्या मैं ये हर महीने मिंत्रा मेरे को देता रहेगा,
ऑब्वियसली नहीं, तो दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस सप्लाई फ्रॉम इंटरेस्ट साइड। लेकिन मैं जो गैस सिलेंडर यूज करता हूँ, जो ये गोपाल बोल रहा था, इस महीने यूज करूंगा, फिर नेक्स्ट महीने फिर गैस यूज करना है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई है ना। दुकानदार को भी पता है और हमें भी पता है। हाँ, वो अलग बात है कि गैस को बुक करना पड़ता है, लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि भाई टोटल 5 लाख का सामान है, पर एक ही बार में पूरा नहीं जाएगा, हर महीने 1-1 लाख करके आपको टोटल 5 बिल भेजा जाएगा और 5 इंस्टॉलमेंट में आपको इसको दिया जाएगा। तो जब कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, ऑनर बिफोर डेट ऑफ इशू ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट, मैंने जिस टाइम पे आप पेमेंट करोगे या फिर जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट इशू होगा कि नेक्स्ट, ठीक है, उसी टाइम पे आप बिल इशू कर दो, मैंने इनवॉइस इशू कर दो, हर बार का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। सर्विस के केस में विद इन 30 डेज सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड बैंक एंड एनबीएफसी के केस में नॉर्मली 45 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये रूल बेसिकली लागू होता है। बाय व्हेन शुड यू इशू इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, हाउ टू पर्सनलाइज जीएसटी इनवॉइस, बेसिकली ये कुछ नहीं है सर, कैसे आप सजा रहे हो, लोगो वगैरह देके सजाते हैं ना सब अपना अपना चीज, कितना तरह का इनवॉइस बन सकता है, बेसिक नॉलेज ले लो। बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू ए जीएसटी इनवॉइस, एक्सेप्ट फॉर दैट बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट। ये चीज मैं पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि बिल ऑफ सप्लाई जो है वो जीएसटी इनवॉइस ही है, पर जीएसटी इनवॉइस में टैक्स रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स का कोई जिक्र नहीं रहेगा। एज द सेलर कैन नॉट चार्ज जीएसटी टू दी बायर। इसी में कितना घोटाले का बात कर रहा था, चोरी चमारी, दिल्ली का बात किया है ना। कुछ लोग गुस्सा हो सकता है, मैंने बोला दिल्ली ठगों का शहर है, क्योंकि वो नोएडा गुड़गांव से इतना सारा केस जो आता है फ्रॉड का, इसलिए बोला। नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, नहीं तो कोलकाता के बारे में भी आजकल गुडविल अच्छा नहीं है, कुछ भी बक देगा, है ना, किसी के बारे में। हाँ, वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा। बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन केस वेयर टैक्स कैन नॉट बी चार्ज। बिल ऑफ सप्लाई वहां पर इशू होता है जहां पर टैक्स चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर टैक्स चार्ज नहीं होगा तो वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा। क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, दिमाग में रखिएगा। रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स का बिजनेस कर रहा है, मैंने गवर्नमेंट के खाते में वो जो गुड्स है एग्जेम्प्टेड है, जैसे हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट मणिपुर वाला बोला था ना, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। या फिर सब्जी वगैरह बेचता है, एग्जेम्प्टेड है। या फिर जैसे लड़की लोगों का कुछ चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, बिंदी बेचता है, सिंदूर बेचता है, शाखा बेचता है ना, बोलता है ना सर, ये सब चीज में जीएसटी नहीं है। तो इसका पूरा लिस्ट है एग्जेम्प्टेड गुड्स का। अगर कोई सर्विस या गुड्स जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, उस पे बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है, बट उसके बिल पे, इनवॉइस में टैक्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। रजिस्टर, हाँ, 2% एग्जेम्प्टेड बिजनेस सर्विस पर डील करता है, तो उसके लिए नहीं ले सकता है, ऑब्वियसली बात नहीं। बिजनेस के लिए तो पड़े। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक बंदा है जो गुजरात में अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस सप्लाई की वो बंदा जिस सर्विस के ऊपर वो काम करता वो बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट हो गया। नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट होगा। हाँ, गुजरात गवर्नमेंट को बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट सबूत कर देती है, तो क्या वो कॉर्पोरेशन स्कीम ले सकता है? अगर एग्जेम्प्ट जो है वो अगर नोटिफाई करके चला गया है, मैंने जो एग्जेम्प्टेड गुड्स चल रहा था वो हटा दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, हाँ हाँ हाँ, वो अप्लाई कर सकता है ना कॉम्पोजिशन स्कीम का। हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग जो लोग जानते हो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, ठीक है। कि कॉम्पोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, बट आपको एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर रिटर्न फाइल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे लागू नहीं होता है। और ये जो जीएसटी का रेट है ना प्रोडक्ट पे, नॉर्मली जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, जीएसटी का अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे मानो आपका प्रोडक्ट 18% जीएसटी के अंदर आता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन डीलर ये 18% जीएसटी या 12% जीएसटी ऐसा कुछ भी किसी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन वो गवर्नमेंट के खाते में एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, तो बेसिकली गवर्नमेंट इनसे कैसे टैक्स लेते हैं, लम सम टर्नओवर के ऊपर जीएसटी का आके अमाउंट लेते हैं, ताकि गवर्नमेंट भी जान गया कि भाई ये एक बंदा है गवर्नमेंट के घर में पैसा देके बिजनेस करता है। लेकिन ये ना तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर पाएगा और ना ही इनको कोई आईटीसी का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये मुझे बोल रहे कि अगर एक बंदा बिजनेस करता था जिसका प्रोडक्ट पहले एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में था, तो एग्जेम्प्टेड बंदा ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं आ सकता, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके उसका गुड्स को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हटा दिया, ठीक है। तो अभी वो तो रेगुलर में आ गया,
है ना। अब ऐसे केस में अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कॉन्सेप्ट कोई भी उस पर लागू नहीं होता है तो रेगुलर में आएगा। और अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा टर्नओवर लिमिट जो है वो नहीं जा रहा है, या फिर मेरा गुड जो है मैं कॉम्पोजिशन पे रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ। नॉर्मली आपका टर्नओवर अगर 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है तो आप मोटा मोटी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रह सकते हो। स्टेट टू स्टेट केस टू केस वेरी करता है, ये अलग से मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर पढ़ा के रखा। ठीक है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है तो बिल्कुल वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। वो ब्रांच एक डीलर में अगर गया दोनों ही ब्रांच से मिला के मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो कि दूसरे केस में 1.5 करोड़ है उससे कम है। हाँ, अगर टर्नओवर का लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करने नहीं देगा। अगर अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन एक ही पैन में नहीं। रजिस्ट्रेशन अलग होगा तो मिल जाएगा क्योंकि वो अलग एंटिटी माना जाएगा। लेकिन अगर सेम पैन में एक ही बंदे का टर्नओवर क्रॉस करेगा तो उसको गवर्नमेंट कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवॉइस के बेसिक आइडिया लिए, एचएसएन वगैरह सब समझे। नेक्स्ट क्लास में आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट और ई वे बिल का एक बात करूंगा, और साथ में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उसका डिस्कशन करूंगा। ये टॉपिक इजी है, ये टॉपिक इजी है, बट हाँ इस रिगार्डिंग एक बेसिक आइडिया लेने के बाद क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक होमवर्क दिया क्या, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंसिलेशन प्रोसेस को एक बार गो थ्रू करना है। मैं नेक्स्ट दिन क्लास में लिखने दूंगा पूरा। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेस जो आप लोगों ने देखा है वो शॉर्ट में ही दिया हुआ है, पूरा फ्लो चार्ट आपको मेरे सामने लिखना है। नहीं नहीं, मेथड जानना है आपको। एग्जाम में थोड़ी नहीं जैसे कोड पूछेगा, जो प्रैक्टिस है उनको नहीं पता, वो कोड कैलकुलेटर ढूंढ के लगाते हैं, वो नहीं पूछेगा। बस डिसीजन कोड होता क्या है आपको थ्रू एग्जांपल समझाना पड़ सकता है, और क्या है जानना। ठीक है सर, ओके सर, बाय। अच्छा, ये वाला मेरा जो नोट्स जो मैं पढ़ा रहा था इसको मेरे से कलेक्ट कर लेना। जो हमको भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके। ठीक है सर, बाय। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।